Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. कमलेश जी आ गए हैं, अरुण भाई आ गए हैं, दीपांशु, हर्षित, रचित, सलोनी। पवन कहाँ है? हर्षित, पवन कहाँ है? पूरा होगा सर, वो उठता नहीं है इतने जल्दी। अरे उसको फोन लगा दे। अरुण की जानकारी की किसी को? अरुण तो आ गया है। अंकुर, अंकुर से कांटेक्ट हुआ क्या किसी का? सर करने वाला है अभी ज्वाइन पवन। ओके भाई। चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा इंटरेक्टिव रहना, यही मानो क्लासरूम का ही सेशन है हमारा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन रहे हैं और आधा ध्यान दिया और आधा नहीं दिया। तो बी अटेंटिव, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछते रहना बीच में। ओके सर। अंकुर आ गया? अभी अभी ये अंकुर ही है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलो ठीक है, डन, बढ़िया। तो नंपाई में दिस वाज द पॉइंट वेयर वी स्टॉप्ड लास्ट टाइम। इस पॉइंट पे हम लोग पिछली बार रुके थे, कुछ कोड्स भी कवर्ड, कुछ कोड्स जो है वो हम लोगों ने देखे थे, जिसमें हमने प्रोबेबली वी स्टार्टेड फ्रॉम फ्यू ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस वगैरह हम लोगों ने परफॉर्म करके देखे थे नंपाई के ऊपर। एंड this was the start point of last session. So few universal functions we used, and after that we went ahead, we found maximum and minimum elements of the given array. Apart from finding maximum minimum elements, we determined their arguments, their positions as well. Fine. और positions determine करने के बाद में फिर हमने कहा था कि if comes concept of axis, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो रो वाइज और कॉलम वाइज भी डिटरमाइन की जा सकती हैं।
तो when axis was 0, that searching was corresponding to the columns. When axis was 1, the searching was corresponding to the rows. And we have already seen the working of that. इसके बाद some more universal functions we observed. Then this was important. हमने देखा था एक function a range. So just like range, a range was giving us a range of values using which you were creating the array. ठीक है? So this was an alternate way of creating the arrays, arrange function. Then we went ahead और हमने कहा था कि अरेंज क्योंकि हमेशा एक फ्लैट अरे देता है वन डायमेंशनल, तो उसको अगर आपको मान लीजिए कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको रीशेप करना है तो रीशेप इज द फंक्शन फॉर दैट. तो यूजिंग रीशेप आप आपके फ्लैटन अरे को जो है रीशेप कर सकते हो किसी और डायमेंशन में जो भी आपको चाहिए, राइट. zeros and ones were the method with numpy जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑल द arrays or matrices with all zeros or all ones respectively. Then we use concept of np.random and we have seen the working in detail as well कि random elements generate करते हुए कैसे हमें जो है matrices create करनी है. जैसे ये जो matrix थी it was a 3x3 matrix with all elements lying between 0 and 1. ठीक है, इंटीजर्स को लेकर और एक प्रीफिक्स प्री डिसाइडेड साइज को लेकर अगर आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी थी, अरे क्रिएट करना था, तो दिस वाज द मेथड RAND. उसके बाद यूजिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इफ यू वांट टू क्रिएट एन अरे, तो आप फ्रॉम फंक्शन मेथड को यूज कर रहे थे. फ्रॉम फंक्शन की वर्किंग हम लोगों ने डिटेल में सीखी थी लास्ट टाइम. देन वी वेंट अहेड और फिर हमने कुछ डेटा टाइप्स वगैरह पर डिस्कशन किया था जिसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि कोई भी एक लिस्ट अगर आप बनाते हो तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं वो दरअसल क्रिएट होते हैं फ्रॉम द इंटीजर क्लास ऑफ द पाइथन ओनली. वाइल जब आप अरे बनाते हैं तो अरे के जो इंटीजर्स होते हैं दोज आर गेटिंग क्रिएटेड बाय वन ऑफ द क्लास व्हिच इज अवेलेबल इन द numpy पैकेज. और वो जो क्लासेस हैं दोस क्लासेस वेयर if you remember int8, int16, int32, 64, that depends आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर. ठीक है, दिस वर दी रेंजेस. ये रेंज है करस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी केस कि अगर 8 बिट 16 बिट 32 बिट 64 बिट के अगर आप मान लीजिए कि इंटीजर्स 4 हैं उन क्लासेस को यूज कर रहे हैं तो यू विल गेट द रेंज अकॉर्डिंगली. देन वी ड्यूरिंग दिस कोड वर इन सिचुएशन जहां पर हम लोग ARR1.item size जब ले रहे थे तो item size was giving us the size of an element in bytes. तो अगर मैंने 8 बिट का अगर क्लास लिया है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि 1 byte will be the size of each element. And then last time we were in an ambiguity कि हम size को we were mixing up with this concept कि हमें अगर total size of array निकालना है तो उसको यूज करना, but this was not the same. ये दरअसल हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. मैंने एक स्क्रीनशॉट भी आपके ग्रुप पे शेयर किया था अगर आप लोगों ने देखा हो सभी ने. तो इसमें अगर मान लीजिए कि आइटम एक सिंगल आइटम का साइज अगर अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमें टोटल अरे का साइज दे देता है. एंड फॉर अचीविंग द सेम थिंग अगर आपको टोटल अरे का साइज चाहिए, ठीक है, तो उस केस में n bytes is the attribute that you can use. Like here we are having 10 elements here. Every element independently is having size 8 bits मतलब 1 byte. तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन पे यू विल गेट दिस. ठीक है, यहाँ पे पहला एलिमेंट आपको मिल रहा है अलॉन्ग विद दैट. आइटम साइज की अगर बात करें तो दिस इज आइटम साइज 1 byte और इसके बाद में दिस और दिस दोनों सेम ही चीज दे रहे हैं. ये n bytes का रिजल्ट हो गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ गई. और उस दिन जो हमने किया था वो यहाँ पे करके देख लेते हैं. 8 बिट को अगर मान लो कि यहाँ पे 16 बिट वाली अगर मैं क्लास यूज कर लूँ, ठीक है, तो 16 बिट वाली क्लास में हर एक एलिमेंट को बनाने के लिए नंबर ऑफ बाइट्स कितनी लगेंगी? नंबर ऑफ बाइट्स 16 बिट्स में नंबर ऑफ बाइट्स कितनी लगेंगी फॉर एवरी एलिमेंट? 2 bytes. 2 बाइट्स लगेंगी. गुड. तो चूंकि इसमें 2 बाइट्स लगेंगी तो आइटम साइज में 2 रिटर्न होगा और n बाइट्स या फिर इस केस में जो है इस बार 2 into 10 हमें क्या मिल जाएगा? 20. ठीक है, तो दिस इज टोटल साइज n बाइट्स और दिस फॉर्मूला दैट वी यूज्ड हियर साइज इनटू आइटम साइज that is returning the total size of the array in bytes. ठीक है, and that depends on the class as well that you are using. So this was all about the last session. इसमें अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे अगले प्रोग्राम के साथ. ठीक है, तो आज जो है सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है that concept is this concept is you are actually here using the word slicing. कि हमें मान लीजिए कि एक created array के ऊपर slicing करना है. स्लाइसिंग इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के ऊपर भी यूज किया था.
कि स्ट्रिंग्स की इंडाइजेस को यूज करते हुए अगर मान लो कि उसका एक पार्ट है ना सब स्ट्रिंग्स या लिस्ट के ऊपर अगर बात करें तो सब लिस्ट वो अगर फैच करके बाहर लाना है तो दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट यू कॉल स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का बेसिक मीनिंग यही होता है कि यू आर हैविंग एन n डायमेंशनल अरे विथ यू और आप उस n डायमेंशनल अरे का एक हिस्सा या उसके अंदर का कोई एक कंटेंट जो है एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना चाहते हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल स्लाइसिंग, राइट। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज स्लाइसिंग में सबसे पहली चीज इस वाले पोर्शन में कुछ नया नहीं है। दिस पोर्शन इज नथिंग बट क्रिएटिंग एन अरे, ठीक है। ये सिर्फ आप एक अरे क्रिएट कर रहे हो, नथिंग एल्स। मैं एक काम और कर लेता हूं यहां पर आपकी सहूलियत के लिए। चलो छोड़ो उसको, ये अरे है, इस अरे को क्रिएट करते हो पहले अरे, हाँ अरे प्रिंट करवाया है, चलो बढ़िया। पहले एक काम करता हूं, इसको मैं डिस्कस करने के लिए इसको एक साथ एग्जीक्यूट करने की बजाय इसको मैं डीबग करता हुआ चलूंगा लाइन पर लाइन, ठीक है। और बिफोर दैट एज वेल लेट मी शो यू वन थिंग इन एक्सेल जो कि मुझे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा फॉर दिस प्रोग्राम। ध्यान से देखना, मैं एक रैंडम कलेक्शन बना रहा हूं, अब इसको जूम करता हूं, टेंशन मत लो, 2 मिनट रुक जाओ बस। Basically I'm trying to create here, yeah, I'm having a representation of an array say with name ARR, ठीक है। ARR नाम से मेरे पास एक अरे है यहाँ पे जिसका डायमेंशन है 5x5। इफ यू लुक हियर क्लियरली तो आपको दिखेगा यहाँ पे 5 रोज है, 5 कॉलम्स है, ठीक है। इसका डायमेंशन जो है दैट इज 5x5 एंड बेसिकली इट्स अ 2D अरे, ठीक है। ये एक 2D अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, क्योंकि इसको पूरा एक्सेस करने के लिए 2 इंडाइसेस की जरूरत पड़ रही है जैसा हम लोगों ने सीखा है पहले, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इसमें अगर मान लो कि मैं सपोज इंडाइसेस का अलॉटमेंट करूं तो हमें पता है कि रो वाइज जो इंडाइसेस चलती हैं वो भी होती हैं 0 से स्टार्ट। तो यहाँ पर एलिमेंट्स दरअसल हैं 0 1 2 3 4। कॉलम वाइज भी आपके पास जो इंडाइसेस हैं वो हैं 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। So these are nothing but values of I and j that you can use in order to access all the elements of the array, right? चलो कोई तुम में से मुझे फटाफट ये बताओ कि what this 7 is। ये जो in between मैंने जहां पे अभी हाईलाइट कर रखा है this 7 जिसको मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट किया, इसका स्पेसिफिकली इंडेक्स क्या है? इसको अगर बाहर निकालना है तो what are the indices that I'm going to use with ARR? क्या यूज करेंगे? 2 1 2 1। तो इसके साथ हम यूज करेंगे 2 1 क्योंकि हमें क्लियर दिख रहा है कि दिस इज करस्पॉन्डिंग टू रो 2 एंड कॉलम 1, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली एलिमेंट्स को कई बार हमारे अरे से बाहर निकाला और अरे से बाहर निकालने के बाद में वी यूज्ड इट, दिस वी नो, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स को निकालने की, ठीक है। अब एक से ज्यादा एलिमेंट्स को अगर बाहर निकालना है तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो कैसे निकलेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। वही स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी नहीं, कोई खास बात नहीं, ठीक है। मतलब अगर मुझे मान लीजिए बोल दिया जाए कि यार ये फर्स्ट रो मुझे बाहर निकालनी है, ऑफ कोर्स दैट रो इज नॉट गोइंग टू बी कम आउट एज एन सिंगल एलिमेंट, दैट विल बी एन अरे अगेन, क्योंकि ये मल्टीपल एलिमेंट्स कैरी करता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माय अरे, से दिस रो आई वांट फ्रॉम माय अरे or the last row or this column, right? Or suppose say multiple columns I want to fetch or multiple rows in together I want to fetch, or say a part of or combination of all this, say this portion that I shaded, this one, this I want to fetch। तो ये तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं, all these requirements as basically we are going to achieve using the concept of स्लाइसिंग, नथिंग एल्स, ठीक है। इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम स्लाइसिंग के जरिए जो है वो अचीव करने वाले हैं, राइट। नाउ सपोज मुझे यहां से चाहिए रो नंबर 1 से, फॉर एग्जांपल। पहली बात तो यार एक चीज और तुम्हें बता के आऊं मैं, बेसिक चीज है वो आपको काम आएगी, देखते हैं।
ध्यान देना, अभी एक बहुत ही आसान सी चीज बताऊंगा, वो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अभी, इसलिए I want to create an array which I need to take as two-dimensional array. ठीक है, मैंने एक array बनाया, two-dimensional है, 3 rows हैं, 3 columns हैं, and I want to print a specific element of that. ठीक है, और वो specific elements जो है, suppose जो है पहली रो पहली कॉलम का ही है जिसमें 1 रिसाइड कर रहा है. So we all know we need to give the indices 0 and 0 for that. When this program will run, this will, oh, just a sec. क्या हो गया इसमें? Import npas np. हाँ, तो this is the first element that I'm getting here. ये indices का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको देने का एक तरीका और होता है. मैं यहाँ से ब्रेसेस अगर हटा दूं और एक ही सेट ऑफ ब्रैकेट के अंदर अगर मैं दोनों इंडेक्स को कॉमा सेपरेशन के साथ लगा दूं, तो इट विल वर्क इन द आइडेंटिकल वे. दैट्स इट. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. यही था जो इस प्रोग्राम को बनाने का कारण था. तो एक और निष्कर्ष कि अगर मान लो कोई स्पेसिफिक एलिमेंट अगर फेच करना है, तो वो जो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम कॉम्बिनेशन लेते थे, दोनों में वो जो आई और जे की वैल्यूज पास कर रहे थे 2D अरे के केस में, ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो. इंटरप्रेटर को ये भी समझ में आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है. फाइन. तो बोथ द इंडाइसेस or all the indices with comma separation in n-dimensional array will fetch the elements as well. Getting it? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, तो this is what we are going to impose there as well in that program, क्योंकि उसमें वो यूज किया है, तो इसलिए वो चीज आपको पता होनी चाहिए. हाँ बेटा, आप देखो, सपोज मैं इस अरे के लिए लिखता हूं ARR, और ARR के साथ में फिर मैं यहां पर लिखता हूं सपोज 0 एंड अब सपोज अगर मैंने यहां लिख दिया जो मैंने वहां भी यूज किया है :1 एंड द ब्रैकेट गॉट क्लोज्ड. फाइन. तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट कि आप जो है केवल यहां पर एक रो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब रो जो है फैच करना चाहते हैं, आपके पास कॉलम एलिमेंट नहीं है. जस्ट कंपेयर इट विद दिस ARR in a bracket in which I have written 0,0. जो अभी पीछे प्रोग्राम में बता के आया हूं उससे कंपेयर कर लेना, तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए इसको प्रिडिक्ट करना. समझना बात को. मतलब मैं अब हर बार स्लाइसिंग में ARR के साथ में, क्योंकि मैं 2D अरे ले रहा हूं, तो ARR के साथ में यहां अंदर 2 वैल्यूज लेना चाहता हूं कॉलम सेपरेशन के साथ में. पहली वैल्यू जो है वो रो के लिए होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो कॉलम के लिए होगी. तो सबसे पहला एग्जांपल इज दिस ARR of 0,0. तो 0,0 में सीधी बात दिख रही है, 0 is representing the row, 0 is representing the column, that's why the value is 1. Fine. पर अगर मान लो कि मैंने लिख दिया ARR of 0,1, ठीक है, इसके साथ कोई कॉमा नहीं लगाया और कॉमा के बाद में कोई वैल्यू नहीं लिखी, 1 और 2 और 3 समथिंग लाइक दिस, ऐसा नहीं लिखा. तो अगर ऐसा नहीं लिखा है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वो जो कॉलम वाला पार्ट है उसके लिए आपने अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया है. राइट? You have not given anything corresponding to the column. You are basically concentrating on, emphasizing on some row. Fine. तो अब some row से मतलब क्या है यहाँ पर 0 to 1 is a range. ये एक रेंज है. फाइन. जिसमें स्टार्ट पॉइंट 0 है, राइट, लेकिन 1 is not included. स्टार्ट पॉइंट 0 है बट 1 is not included. तो कितनी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूडेड है? अगर मैं ऐसा देता हूं तो एक ही वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 0 ओनली. ठीक है. तो हम दरअसल यहां पर ये बोल रहे हैं कि हमें चाहिए एक रो जिसका इंडेक्स है 0, और चूंकि कॉलम के पार्ट पे मैंने कुछ नहीं दिया है, दैट इज ब्लैंक, दैट्स व्हाई सिस्टम विल इंटरप्रेट इट एज कि आप इस रो के करस्पॉन्डिंग जितनी कॉलम वैल्यूज हैं उन सब को निकालना चाहते हो, क्योंकि कॉलम के लिए आपने कोई फिल्टर लगाया नहीं. दैट्स व्हाई. राइट? So you need to read every time this as a combination of 2 ranges. First range will be for row, second range will be for column.
राइट. इफ एनी ऑफ द रेंज इज मिसिंग देन समझ जाओ कि वो कॉलम के रो के सारे एलिमेंट्स चाहिए. लाइक हियर, यहां पर अगर मान लो कि कॉलम वाली रेंज मिसिंग है तो दैट इंडिकेट्स दैट कि कॉलम के सारे एलिमेंट्स चाहिए. फिर केवल रो पे बात आ जाएगी, और रो पे जब यहाँ पे दिया है 0 colon 1, so that includes only 0. It is a range excluding the last value, right? So that's why the system or interpreter will bring this row for us as result, right? और यही काम जो है मैं यहाँ पर करके देखना चाहता हूं. And now I'm starting debugging my code, right? मैं इस कोड को डिबग कर रहा हूं. हालांकि मैट्रिक्स डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स जनरेट हो रही है वो अलग है, और जो मैंने वहां मैट्रिक्स लिए है दैट इज डिफरेंट. तो इसलिए कंफ्यूज मत होना उन दोनों के एलिमेंट्स में, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. आई प्रिंटेड द मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आवर मैट्रिक्स गॉट प्रिंटेड. फाइन. तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई हैव प्रिंटेड. अब ये कैसे बनाया है ये उस दिन क्लास में बताया था तुमको मैंने. ये फ्रॉम फंक्शन यूज किया है. आपको पता है कि 5x5 की दो मैट्रिसेस बनेंगी. उन दोनों मैट्रिसेस के फॉर्मेट तुम्हें पता है. पहली मैट्रिक्स में all 0, then all 1, then all 2, then all 3, then all 4, then all 5. और उसके बाद में रिटर्न भी x+1 ही किया है. तो वो जो मैंने अभी बोला उसी में +1 करके रिटर्न हो गया, वो ARR के साथ में मैप हो गया. ये प्रोग्राम हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था क्लास में. तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग, एंड इसी के ऊपर ध्यान देते हुए दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. इसी के ऊपर ध्यान देते हुए अब आने वाले ऑपरेशंस को देखते हुए चलना. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा और ध्यान दो सेम ऑपरेशन मैंने लिखा है यहाँ पर. फर्स्ट रो आई वांट टू प्रिंट एंड द ऑपरेशन इज ARR of 0 colon 1 where the filter for column or the condition for column is missing. तो missing मतलब कि all the elements of the column, but for what rows? Rows मतलब 0 रो, क्योंकि 1 included नहीं है यहाँ पे. तो जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन के बाद में लुक दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. ठीक है, ये हमें मिल रहा है और इसमें लिखा हुआ आ गया है साफ साफ फर्स्ट रो एंड द एलिमेंट्स दैट यू आर हैविंग देयर 1 1 1 1 1. ठीक है, आया समझ में ये पहला ऑपरेशन? Yes. ठीक है, देन गोइंग अहेड, और इसके बाद में इसको मैंने अपडेट किया जो मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दे दूं 0 colon 2, तो बड़ा ये तो सिंपल वाला काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर फिर से कॉलम वाला कंपोनेंट इज मिसिंग. ये जो मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा रहा हूँ सिर्फ आपकी समझ के लिए लगा रहा हूँ, जिससे समझ में आया कि यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, एक मिसिंग है. ठीक है, ऐसे देना नहीं है प्रोग्राम में. तो अगर मैंने लिखा ARR of 0 colon 2 देन कॉलम वाला फिल्टर इज मिसिंग. ठीक है, तो कॉलम वाली चीज को अभी भूल जाओ. रो वाले एलिमेंट में आए, रो वाले एलिमेंट में देखा 0 to 2 मतलब कि देयर आर नाउ 2 इंडाइसेस इन्वॉल्व हियर. दोस इंडाइसेस आर 0 and 1. फाइन. और ये 0 1 के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप यहां पर बोलेंगे कि अच्छा 2 रोज हैं जो यहां पर इन्वॉल्व हो गई हैं, कॉलम वाइज कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है. मतलब ये हो गया कि यहां पर कॉलम वाइज हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए. देयर इज नो फिल्टर ऑन कॉलम. तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फैच हियर 2 rows with index 0 and 1. So this is what you are trying to do. So this will be the result that you will get if you apply this kind of operation there in your program, and that is what we have done in the next statement. ठीक है, यहां अगर देखोगे तो अगले स्टेटमेंट में लिखा है, ऊपर कोड पर ध्यान दो, first 2 rows sorry we are going to print, and the formula that we use for printing it, the filtration criteria that we used is 0 colon 2. तो 0 colon 2 मतलब कि rows corresponding to index 0 and 1 and all elements of the column. That's why it got executed and it gives me this result 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2, and this is what we are getting. ठीक है, फिर हमें प्रोग्राम में, अब ये तो यार सब रैंडम चीजें हैं जो मैंने कोड कर रखी हैं. आप आपकी नीड के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरह का फिल्ट्रेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. राइट. अगला केस देखो. अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ध्यान दो. अगले केस में यहाँ पे क्या लिखा है 2 colon 3. तो इसका मतलब ये हो गया रो की रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड दैट नीड्स टू बी गो अप टू 3. पर जैसा मुझे पता है कि 3 तो इंक्लूडेड होता ही नहीं है, तो अगर 3 इंक्लूडेड होता ही नहीं है या लास्ट एलिमेंट तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो इस रो की रेंज में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कितने इंडाइसेस इन्वॉल्व हैं? Only one. Only 1, and that value is 2. फाइन. तो इसीलिए जब आप इसको प्रिंट करोगे तो करस्पॉन्डिंग टू 2 मतलब कि इस बार कौन सी रो आने वाली है? 2 इंडेक्स मतलब रो नंबर 3. करेक्ट. जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मिलेगी रो नंबर 3 ऑफ दैट मैट्रिक्स दैट वी हैव टेकन. राइट. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बीच में से भी कोई रो हमारी पसंद के हिसाब से, हमारे इंडेक्स के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैच कर सकते हैं. गोइंग अहेड, this -1 corresponding to row position indicates the last row. ठीक है,
तो जैसा हम बेटा स्ट्रिंग्स में करते थे या जैसा हम लिस्ट में करते थे, वहां पे अगर आपको याद होगा तो लिस्ट में भी जो ऑर्डर अलॉट होते थे उसमें पीछे से अगर पढ़ना शुरू करते थे तो नेगेटिव ऑर्डर मिलते थे, ठीक है। तो इफ यू हैव गिवन -1 ऑन रो पोजीशन नॉट द कॉलम फिल्टर, तो उस केस में ये आपको लास्ट रो दे देगा, समथिंग लाइक दिस 5 5 5 5 5, दैट इज द लास्ट रो सिंस आई हैव गिवन -1 करस्पॉन्डिंग टू रो बट कॉलम वाला फैक्टर इज मिसिंग, ठीक है। ये केस समझ में आया जो अभी लिखा है मैंने? Yes, yes. यस सर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग आई यूज सर इसमें अगर कॉलम वाला फैक्टर भी दे देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? बस वो आगे आने वाले हैं केसेस, देखते चलो। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें रो और कॉलम के कॉम्बिनेशंस भी आएंगे, ठीक है। यस यस। Going ahead then, and this is something what I'm having. I want to fetch first column, ठीक है। अब मुझे पहला कॉलम चाहिए, तो पहला कॉलम अगर चाहिए तो दिस इज द वे हाउ यूल राइट इट, ठीक है। इसको यहां समझा देता हूं तुम्हें। आप क्या करेंगे, ARR आपने लिखा, ब्रेसेस में सबसे पहले यहां लगाया मैंने कॉलन, फिर लगाया कॉमा, और फिर लगाया मेरा कौन सा कॉलम आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी प्रिंटेड, and that is what if you have observed I've done there as well, right? तो अब ये जो आप अगर इस चीज को अगर पढ़ते हो तो इसमें अब कॉमा सेपरेशन के साथ में दो चीजें आपको मिल जाएंगी। कॉमा के बाद अगर ये 0 लिखा है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज फॉर कॉलम, राइट। और आप जिस कॉलम को यहाँ पे फेच करने की कोशिश कर रहे हैं दैट कॉलम इज फर्स्ट कॉलम ऑफ द अरे, 0 करस्पॉन्डिंग टू 0। तो हम दरअसल बात कर रहे हैं यहाँ पर इस कॉलम की, this column you're trying to fetch here, and along with that आप अगर रो के करस्पॉन्डिंग बात करें तो रो में यहां पर nothing is given except this कॉलन दिया है। कॉलन का मतलब ये हो गया कि you want to fetch all the elements from the rows, जितनी भी रोज इन्वॉल्व है उनके सारे एलिमेंट्स चाहिए, रो वाइज कोई फिल्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब तुम बोलोगे ऐसा तो हमने पहले किया नहीं था, ठीक है। पहले आपने ऐसा नहीं लिखा था, पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पे अगर मैं केवल ऐसा दे देता, सपोज ये कॉलन कॉमा नहीं लगाता ये, तो इंटरप्रेटर को ये समझ में नहीं आता कि ये जो इंटीजर आपने लिखा है ये रो के लिए लिखा है या कॉलम के लिए लिखा है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने वो दी थी ना यार, फर्स्ट रो निकालने के लिए व्हाट वी यूज, व्हाट वाज द फॉर्मेट, ARR ब्रैकेट, उसमें क्या दिया था 0, ठीक है, कॉलन 1, फिर हमने कहा था ये रेंज है जिसमें केवल 0 इन्वॉल्व है। बट इसकी बजाय अगर मैं ऐसा लिख दूं, सपोज ARR ऑफ 0, मान लो ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो ये भी आपको पहली रो देगा, ठीक है। ARR ऑफ 0 जो है ये भी आपको फर्स्ट रो ही देगा, समझो इस बात को। जस्ट अ मिनट, हाँ इस कोड पे ध्यान देना, ये रेंज हटा दी, ARR ऑफ 0 कर दिया इसको, मैट्रिक्स हमें पता ही है और रिजल्ट ही आ रहा है सामने देखो। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जरूरी नहीं था ARR ऑफ 0 कॉलन 1 वो रेंज देना, उस रेंज में आखिर था क्या, उस रेंज में आखिर एक ही वैल्यू इन्वॉल्व थी। तो इससे एक कंक्लूजन और निकाल लो कि अगर आपको कोई एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम अगर निकालना है तो उस केस में जो है आप एक सिंगल इंटीजर लिखकर भी आपका काम कर सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ या देयर इज नो लॉजिक ऑफ मेंशनिंग द रेंज, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा था कि हाँ रेंज अगर देते हैं तो जितनी चाहे उतनी रोज हम वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, जितने भी यहाँ से इंटीजर जनरेट होते हैं इस रेंज से उसके अनुसार, राइट। बट अगर आप मान लीजिए कि 0 दे देते हो दैट विल आल्सो गिव यू द करस्पॉन्डिंग रो, 0 के अलावा कोई और भी अगर आपने नंबर दे दिया तो दैट विल आल्सो रिटर्न द करस्पॉन्डिंग रो, राइट। ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, फाइन। सो दैट्स व्हाई यहां पर जो मैं चीज समझा रहा था उस चीज को वापस से समझो कि अगर मान लीजिए कि दिस ARR ऑफ 0, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ठीक है, अगर ARR ऑफ 0 अगर पहली रो रिटर्न करता है तो फिर हम इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही लिखने पर मुझे कॉलम भी मिल जाए, ठीक है। तो कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें इस तरह से मेंशनिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज दिस, व्हाट टर्म हैज बीन रिटर्न हियर, हमें कहा गया है कॉमा के बाद चूंकि मैंने 0 लिखा है तो सिस्टम और इंटरप्रेटर विल अंडरस्टैंड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉलम, और कॉमा के पहले अगर आपने इस तरह से कॉलम लगा दिया है तो इंटरप्रेटर विल अंडरस्टैंड दैट रो वाइज देयर इज नो फिल्ट्रेशन, आप उस
मतलब उस कॉलम में जितनी भी रो के एलिमेंट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहां पर इस वाले ऑपरेशन की, तो ये ऑपरेशन हमें ये कॉलम देने वाला है, कॉलम नंबर 0 एंड फॉर ऑल दी रोस। समझ में आई ये चीज बेटा? Yes, sir. Yes. So that's why in our program on that point where we were, this ARR of -1 was returning. Okay, this was the last row, but this ARR of first filter comma second filter will return here the first column. ठीक है, ये पहला कॉलम रिटर्न करेगा, बट इस पे ध्यान देना, पहला कॉलम तो है पर एलिमेंट्स आपको कॉलम वाइज नहीं मिल रहा है। एलिमेंट ये दरअसल एक वन डायमेंशनल अरे है जो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस। अब एक बार सारे रिजल्ट आ जाए फिर इस पे मैं एक चीज और कंक्लूड कर दूंगा आखिरी में, वो भी देखने लायक चीज होगी। आगे बढ़ते हैं अभी हाल फिलहाल ऑपरेशंस के साथ में आगे बढ़े। फिर उसके बाद में लिखा है कस्टम स्लाइसिंग। अब कस्टम स्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर रो और कॉलम दोनों के करस्पॉन्डिंग स्लाइसिंग करवाना चाहते हो। तो अब तो आप समझदार हो यार। देखो यहाँ पर रो में आपको दिया है 1 colon 4, तो व्हाट डू वी मीन बाय 1 colon 4? रोज नंबर 1 से लेकर 3 तक। 1 से लेकर 3 तक, तो रोज 1 2 3 आर इन्वॉल्व। तो 1 2 3 मतलब रोज 1 2 3 नहीं है, वो इंडाइजेस। तो रोज कौन सी हो गई? 1 2 3 मतलब सेकंड थर्ड सेकंड 0 1 2 बराबर। तो सेकंड थर्ड फोर्थ रो इज इन्वॉल्व, while the column that is involved here is द सेकंड yes, that is corresponding to 1। अच्छा, ये वाला ऑपरेशन मुझे यहां एक बार समझाओ ताकि उसको हम लोग मैप कर पाए इस वाली चीज से। मान लो कि मेरे पास में वही चीज यहां अवेलेबल है, एंड चलो विजिबिलिटी का इशू है। ARR ऑफ 1 colon 4 comma 1, this is what we were having there, this is what I'm trying to fetch from here। ठीक है, तो 1 colon 4 मतलब कि यहाँ पर आप जो बोल रहे हैं दैट इज रो नंबर 1 2 3। तो ये दिस आर दी रोज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर कॉलम दिया है करस्पॉन्डिंग टू इंडेक्स 1, तो दिस इज इंडेक्स 1। ठीक है, ध्यान देना। तो पहली रेंज 1 2 3 एलिमेंट्स, 1 2 3 इंडाइसेस फॉर द रो, दिस आर दोस इंडाइसेस। दूसरी रेंज में दिया है केवल 1, तो दैट इज 1। इन दोनों को मैप करके देख लो और देखो कि व्हाट कॉम्बिनेशन यू आर हैविंग हियर। कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इनके कॉम्बिनेशन पे द एलिमेंट्स दैट वी आर हैविंग इनसाइड लुक्स लाइक दिस पोर्शन। समझ में आ रहा है? राइट। तो कॉलम नंबर 2 which is corresponding to index 1 that needs to be fetched, but उसमें भी रो में भी एक फिल्ट्रेशन है और रो में कहा गया है कि इंडाइसेस 1 2 3 यू नीड टू कवर। तो आपने क्या किया यहाँ पर, इसको मैप किया, इसको मैप किया, इसके करस्पॉन्डिंग देखा कॉम्बिनेशन में कौन से एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज द पोर्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर, प्रोबेबली दिस 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। यही चीज अगर हम लोग वहां हमारे केस में अगर देखने जाएं तो इस केस में जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है 2 3 4। इसको जांच लो, ये 2 3 4 क्यों आ रहा है, ये अपने को चेक करने को मिलेगा यहां से जो अपनी मैट्रिक्स थी वहां से। ये देखो, ठीक है। तो रो नंबर 1 2 3 करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू, तो प्रोबेबली दिस 2 दिस 3 एंड दिस 4 आर द एलिमेंट्स दैट आर कमिंग आउट, क्योंकि ये है कॉलम 1, ये वाला पोर्शन जो मैं अभी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज कॉलम 1 मतलब इंडेक्स 1, कंफ्यूज मत होना, कॉलम 1 से मेरा मतलब यहाँ पे है कि कॉलम नंबर 2 बट देन विद इंडेक्स 1। ठीक है, तो दिस इज कॉलम विद इंडेक्स 1, मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ, दिस इज कॉलम विद इंडेक्स 1, सो दिस इज द कॉलम अंडर कंसिडरेशन। बट इसमें भी जो रोज जिनसे हमें एलिमेंट्स चाहिए उनके इंडाइसेस हैं 1 2 3, तो इसलिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं दैट आर गेटिंग डिस्प्लेड हियर 2 3 4। तो ये इस तरीके से आप कस्टम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, आपकी जैसी नीड हो उसके हिसाब से आप जो है फेचिंग कर सकते हो। इसके बाद एक और केस हमें दिया हुआ है 1 colon 4 1 colon 4। लेट्स अंडरस्टैंड दैट here first and then we'll implement it there, right? So ARR of 1 colon 4 comma 1
column 4. This is what we want to fetch it from here. तो अभी सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1 column 4 को मैंने अंदाजा लगाया कि रो वाइज 1 column 4 मतलब कि 3 values are involved. Those 3 values are this 1, 2 and 3. Column wise भी 1 column 4 मतलब कि the elements that are indices that are involved are this 1, 2 and 3. बना लो कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो जब आप 1, 2, 3 वाले पोर्शन को अगर निकालने जाओगे तो दिस पार्ट ऑफ द अरे यू विल फाइंड दैट इज द कंक्लूजन. ये यहां से बाहर निकलने वाला है. इज इट क्लियर? द शेडेड पोर्शन, ये समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. So this is what you are going to fetch from the array, and same thing we are going to do on our matrix as well. That's why it is giving us this result. अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि पीछे कर रहा था. अब बताओ, चीजें क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वाह, ग्रेट. तो अब एक काम करते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक और कंक्लूजन यहां से ड्रॉ करेंगे. दैट कंक्लूजन वी आर गोइंग टू ड्रॉ नाउ. ध्यान देना, सबसे पहले यहां पर मैंने मैट्रिक्स प्रिंट करवाई, तो मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अरे प्रिंट हो गया. उसके बाद में आपने अरे का एक हिस्सा प्रिंट करवाया. हालांकि आपको ये पता था कि उसमें से एक ही रो निकल के आएगी जो है करस्पॉन्डिंग टू इंडेक्स 0, बट देन सिंस यू हैव गिवन अ रेंज हियर, आपने यहां पर क्या दी थी? एक रेंज दी थी. तो उस रेंज की वजह से जो है यहां पर जो ऑपरेशन में जो रिजल्ट आया वेट बेटा, हाँ, क्योंकि यहां पर एक रेंज आपने दी थी और जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में कितनी रोज इन्वॉल्व थी? व्हाट, हाउ मेनी रोज वर इन्वॉल्व हियर? 1. 1. एक सेकंड रुको. चलो लीव दिस पार्ट यार, जस्ट अ सेक. एक सेकंड रुकना. Since a range was given in which there was only one row involved, which was the first row, तो ये फर्स्ट रो यहाँ पे एक रिजल्ट आया था और वो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा दिख रहा था. इस रिजल्ट को देख के क्या दिख रहा है तुम्हें? कितने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं? 2 square bracket. हाँ, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर दोस्त. इससे ये अंदाजा लगता है कि ये जो रिजल्ट आया है दैट इज अ 2 डायमेंशनल अरे, इट इज नॉट अ 1 डायमेंशनल अरे, राइट? अगर 1 डायमेंशनल अरे लिखा होता है ना बेटा, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है. ये देखना इसको, ये जो रिजल्ट आया दैट इज अ 1 डायमेंशनल अरे, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं. बहुत ज्यादा इंटेंस डिस्कशन इसमें नहीं करना है, बस एक तुमको डिफरेंस बता रहा था क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में अंतर दिख रहा है कई बार, तो वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था. तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल अरे विच दिस ऑपरेशन इज रिटर्निंग. इवन अगर आप यहां आगे जाओगे तो 0 to 2 में 2 रोज इन्वॉल्व थी, तो ये 2 रोज हैं और ये भी 2 डायमेंशनल अरे है. ऑब्वियसली बात है, 2 डायमेंशनल अरे है जिसमें कि 2 रोज इंक्लूडेड है. ये 2 डायमेंशनल अरे था जिसमें एक ही रो इंक्लूडेड थी, राइट? इसके बाद आगे बढ़े तो ये 2 to 3 जो हमने ये जो केस लिया था जिसमें भी केवल एक ही रो इन्वॉल्व थी, जो थर्ड रो थी वो भी एक 2 डायमेंशनल अरे, ये रहा. लेकिन जैसे ही आपने बोला ARR ऑफ -1, तो ARR ऑफ -1 में आप अगर देखोगे तो यू आर गेटिंग द लास्ट रो, बट दैट इज अ 1 डायमेंशनल अरे. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके पहले के तीनों केसेस में मुझे 2 डायमेंशनल अरे मिल रहे हैं इवन व्हेन आई एम हैविंग रिजल्ट एज अ सिंगल रो, बट यहां पर हमें 1 डायमेंशनल अरे मिल रहा है? उसका रीजन ये है कि जब भी आप यहां पर इस तरह से स्लाइसिंग करते हो, स्लाइसिंग में अगर मान लो कि आप फिल्टर लगाते हो, ठीक है, फिल्टर मतलब कि जिससे मल्टीपल रोज भी जनरेट हो सकती हैं, मतलब आपने अगर रेंज दी है, फिल्टर मतलब आपने अगर रेंज दी है कि रो नंबर दिस टू दैट, फाइन, चाहे वो भले एक रो ला रहा हो या एक ही कॉलम ला रहा हो, तो उस केस में सिस्टम विल बाय डिफॉल्ट जनरेट द n डायमेंशनल अरे, इन आवर केस 2 डायमेंशनल. पर यहां पे आपने बहुत ही स्पेसिफिकली बोला था कि आई वांट रो विद दिस इंडेक्स, दैट्स इट. तो इसीलिए यहां पर इंटरप्रेटर ने जो रिजल्ट जनरेट किया दैट वाज अ 1 डायमेंशनल अरे. Okay. ठीक है, दिस इज द रीजन कि व्हाई वी आर गेटिंग 2D एंड 1D अरे. ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर मान लीजिए आगे चल के आप इस तरह की कोई फैचिंग कर रहे हैं और फैचिंग के बाद में यू वांट टू यूज द एलिमेंट्स, तो उन एलिमेंट्स को यूज करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए
कि रिजल्टेंट अरे में से मुझे कितने इंडेक्स के जरिए उसके एलिमेंट्स निकालना है। लाइक ये जो लिखा है 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे 1 1 1 1 1, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यू नीड 2 इंडाइसेस, व्हाइल इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यू नीड ओनली 1 इंडेक्स। ठीक है, भले ही उसके अंदर एक एक रो कंटेंट है फिर भी। तो इफ इट इज 2D you need 2 indices to access the elements, if it is 1D you need 1 index to access the elements। तो बेसिक डिफरेंस इज दैट कि अगर आपने मान लो कि रोज के लिए, कॉलम्स के लिए या दोनों के लिए अगर आपने रेंज प्रोवाइड की है तो दैट विल जनरेट द ND array इंस्टेड ऑफ 1D array, राइट। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक इंडेक्स दिया है तो दैट विल जनरेट द 1 डायमेंशनल array, दैट्स इट। तो इसीलिए आने वाले केसेस में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लास्ट रो तो ठीक है, इसके बाद में जो है दैट वाज आल्सो 2 डायमेंशनल दैट वी वर गेटिंग। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें जो मैंने Yes. बोली, समझ में आई सभी को? दिस वाज द लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस कोड ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसमें हमने ये देखा कि जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं वो सिंगल डायमेंशनल भी हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू पास्ड फॉर द स्लाइसिंग। बढ़ रहे हैं आगे। Okay. यहाँ देखो इस कोड में यहाँ पे लिखा है सबसे पहले हेडिंग में इंटीजर इंडेक्सिंग। अब ये इंटीजर इंडेक्सिंग क्या होती है? इंटीजर इंडेक्सिंग में ध्यान देना, आप चूंकि आप सब समझदार हो, आप ये कोई पता चल गया है कि ARR के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 एलिमेंट्स का अगर कॉमा सेपरेशन के साथ में भी अगर मान लो कि अगर दे दिया जाए रिफ्लेक्शन तो हमें एलिमेंट्स मिलने लग जाते हैं। ARR लिया, अरे बनाया, दिस इज अ 2D अरे। ठीक है, ये 2D अरे है। इस 2D अरे के साथ साथ में आपने ARR ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आप जानते हो कि क्या होता है, ध्यान देना। अगर मैं कहीं लिखता हूं प्रिंट ARR ऑफ दिस 0,1, ठीक है, तो वी ऑल नो कि मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट मिलने वाला है ऑफ रो 0 कॉलम 1। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी उसमें। पर अगर मान लो कि मैं उसकी बजाय ऐसा लिख दूं, ARR तो लिखा ही है, ध्यान देना, ऊपर वाले जो कमेंटेड पोर्शन है उससे कंपेयर भी करना उसको। ARR तो लिखा ही है, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाया है, ये पूरा ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट है। पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहां आपने जैसे 2 आर्गुमेंट दिए थे स्पेसिफिक 0 एंड 1, उन 2 आर्गुमेंट्स की बजाय तुम यहां ध्यान दोगे तो मैंने यहां पर इस तरीके से लिस्ट दे दी है। एक दे दी है यहां पर 0 1 2 और एक और दे दी है यहां पर 0 1 2। तो दोनों आर्गुमेंट्स में इंस्टेड ऑफ हैविंग स्पेसिफिक नंबर्स यू आर हैविंग 2 कंटेनर्स। This portion, the shaded portion I'm talking about, instead of having the specific numbers 0 or 1, you are having the containers। अब इस केस में इंटरप्रेटर क्या करता है? इस केस में इंटरप्रेटर जो है यहां का पहला नंबर उठाएगा which is 0, it will make a combination of 0 with the first number of this case। हालांकि मैंने coincidentally ये सेम ही लिए, तो 0 with 0, 1 with 1 and 2 with 2, इस तरह से जो है 3 एलिमेंट्स जो हैं हमारे अरे से बाहर निकल के वो हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेंगे। मैं एग्जीक्यूट करके इसको देखता हूं और एग्जीक्यूट करके आपको बताता हूं कि रिजल्ट हमें क्या मिल रहे हैं, और मैं साथ ही साथ जो है अरे को भी प्रिंट करवा देता हूं जिससे आसान रहेगा मैचिंग करना। लुक एट दिस, दिस इज द अरे दैट वी आर गेटिंग इन विच द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो वाइज, एंड दिस इज द रिजल्ट व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताओ कि इस अरे में व्हाट इज ARR ऑफ 0,0, व्हाट वाज ARR ऑफ 0,0? 1, ये रही पोजीशन 0 0। ठीक है, दैट्स व्हाई यू गेटिंग 1 हियर, राइट। अब ये जो ऑपरेशन लिया था इस पे ध्यान देना, अभी मैंने बोला 0 का कॉम्बिनेशन विद 0, अब अगला एलिमेंट 1 का कॉम्बिनेशन 1, व्हाट इज ARR ऑफ 1,1 इन दिस मैट्रिक्स? 5। ध्यान दो, रो 1 कॉलम 1, मतलब कि रो के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1, कॉलम के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1, दैट कॉम्बिनेशन इज टेकिंग अस टू 5। ठीक है, that's why you're getting next element 5, and similarly what will be ARR of 2,2? What is 2,2 here? 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आपकी 2D मैट्रिक्स के, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल लिया है जो थे 1 5 9। ये प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको। तो A of 0 0, A of 1 1, A of 2 2 आपने यहाँ पे बाहर निकाला, तो you got this a 1 dimensional array again। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रिंट में ये जो आप फैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फैचिंग या ये जो इंडेक्सिंग आप कर रहे हो, ये मल्टीपल एलिमेंट्स बाहर दे रही है, इसीलिए मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए फिर से एक अरे ही बना, राइट।
तो इसीलिए दिस इज व्हाट यू कॉल इंटीजर इंडेक्सिंग। इस तरीके से भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स अरे के अंदर से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो पिछले प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में अगर अंतर निकालने की कोशिश करोगे तो पिछले प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, कॉलम वाइज और रो वाइज जो है काम कर रहे थे। अब यहाँ पे सब कुछ रैंडम हो गया कि यार मुझे एक एलिमेंट ये चाहिए, एक एलिमेंट वो चाहिए, कोई भी मन से कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे अगर मान लो कि मैं चाहता हूं कि मुझे ये 1 चाहिए, ध्यान देना रिक्वायरमेंट हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। मुझे चाहिए ये 1, फिर चाहिए ये 4, ठीक है, जो अगले कॉलम वाइज ये 2 एलिमेंट चाहिए 1 और 4, और फिर चाहिए ये 9। ठीक है, तो 1 क्या इंडेक्स क्या है, फटाफट बताओ। 0,0 0,0, तो 0 0 का कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, इस 4 का इंडेक्स क्या है, 1,0 1,0। तो 1,0 के लिए मैंने इस 1 को तो एज इट इज रखा, लेकिन यहां पर सेकंड लिस्ट में इस जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैंने बना दिया 0। तो नाउ दैट 1 इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद 0, जो कि 1,0 करस्पॉन्डिंग पे जो 4 रखा हुआ है उसको बाहर निकालेगा। एंड 2,2 को मैंने कहा कि चलो उसको मैं एज इट इज रखता हूं और वहीं से मुझे एलिमेंट्स चाहिए। लुक एट दिस, आई एग्जीक्यूटेड दिस एंड देन आई हैव गॉट दिस रिजल्ट 1 4 9। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड वे में जो एलिमेंट मुझे चाहिए वो एलिमेंट मैंने यहां से बाहर निकाल लिया और मेरे पास रिजल्टेंट फिर एक अरे आ गया जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स कंटेंट है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट यू कॉल इंटीजर इंडेक्सिंग। इसे इंटीजर इंडेक्सिंग कहा जाता है। अब इसमें ऐसा कुछ कोई समस्या का विषय है नहीं। अब आप बताओ फटाफट से, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट जो भी समझाया मैंने? यस सर। फाइन। और एक मुझे छोटी सी बात का जवाब देते चलो, इसके पहले मैं अगले प्रोग्राम में जाऊं। ये जो मेरा जो पहला और दूसरा आर्गुमेंट थे जो मैंने एआरआर के साथ में भी दिए थे, मैं इनको लिस्ट क्यों बुला रहा था अभी? कैसे दिख रहा है कि ये लिस्ट है? व्हाई नॉट इट इज इन वन डायमेंशनल अरे? बिकॉज कॉमा यूज किया है। कॉमा यूज बढ़िया, करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकुर की आवाज लग रही थी, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर कॉमा सेपरेशन जो है वो दिया हुआ है तीनों एलिमेंट्स के साथ में, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स एंड रिफ्लेक्ट्स दैट इट इज अ लिस्ट। तो आपने 2 लिस्ट एज पैरामीटर यहाँ पे पास कर दी हैं इंडाइसेस की पोजीशन पे, और इसीलिए वो कॉम्बिनेशन बना और कॉम्बिनेशन बन के आपको वो एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, अब एक बात का ख्याल रखना कि ये दोनों लिस्ट की जो लेंथ हो वो क्या हो, इक्वल। सेम हो। बड़ी लॉजिकल सी बात है, दोनों लिस्ट की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी इंटरप्रेटर को ये पता चलेगा कि अच्छा ये दो कॉम्बिनेशन से हमें एलिमेंट्स वहां से बाहर निकालने हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट कोड में। इस कोड में जो हेडिंग दी हुई है दैट इज बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, इसे बूलियन इंडेक्सिंग कहा जा रहा है। व्यू थोड़ा इंप्रूव हुआ क्या? यस सर। थोड़ी देर में काम करके देखता हूँ, कंफर्टेबल रहा तो ऐसे रखेंगे फिर इसको। तो दिस इज व्हाट यू कॉल बूलियन इंडेक्सिंग। अब बूलियन इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, ध्यान देना, हमने नंपा इंपोर्ट किया एनपी की तरह, उसके बाद में एक अरे बनाया। अरे बनाने के लिए अरे मेथड वी आर यूजिंग, हमने सबने क्लास में ये यूज किया है। ठीक है, कौन से डायमेंशन का अरे क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल, गुड। यहाँ पे एक 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट हो रहा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 12 23 रैंडम एलिमेंट्स हमने ले रखे हैं। और उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो प्रिंट करवा रहे हैं हम अरे के उन एलिमेंट्स को जिसमें ARR इज ग्रेटर देन 20। अब ARR का मतलब यहाँ पर जो हम जब हम ARR नाम को यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं तो बेसिकली वो एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने लिखा है ARR ओवर those indices where ARR is greater than 20, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स रखे हैं उनमें से वो सारे एलिमेंट्स आप फिल्टर करके बाहर ले आओ जिनकी वैल्यू 20 से बड़ी है। बहुत ही आसान। तो वी वांट टू प्रिंट those elements of, या I want to fetch all those elements of an array which are satisfying a specific condition। ऐसी किस तरीके की इंडेक्सिंग अगर मुझे करना है तो उस केस में जो है मैं यहां पर वो कंडीशन मेंशन कर सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और मुझे वो वैल्यू सारी मिल जाएगी। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग डील कि इसके पहले आप रो वाइज कॉलम वाइज एलिमेंट्स उठा रहे थे, उसके बाद आप जो है इंडाइसेस जो है स्पेसिफिक लेके एलिमेंट्स निकाल रहे थे पिछले केस में इंटीजर इंडेक्सिंग में। पर बूलियन आपको एक स्टेप और आगे जाके फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो डायरेक्ट फिल्ट्रेशन लगा रहा है, सीधे कंडीशन कि इस अरे में ये रैंडम एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जो 20 से बड़े हैं वो सब निकाल के लाओ। तो ये काम करना कितना आसान है आप सोचो नंपाई में कि यहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया, ARR ओवर आपने दे दी वो कंडीशन, दैट्स इट। वो कंडीशन जैसे ही आपने दी आपने इसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूशन के बाद में लुक व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दिस इज द रिजल्ट।
अरे देखो और अरे के साथ में ये रिजल्ट देखो. This is the result that you're getting. Elements are 23, 43, 67, 43, 22, 21. So all those elements which are greater than 20 that got displayed here, वो यहाँ पर सारे के सारे आ गए. ठीक है, मैं चेंज कर सकता हूँ. मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको ग्रेटर देन की जगह लेस देन 20 कर दिया. इस केस में इसको एग्जीक्यूट किया तो आई हैव गॉट दिस रिजल्ट्स. All those elements that are less than 20 that I'm getting here, right? आ रहा है समझ में? Yes. यस सर. तो इस तरीके से आप बुलियन इंडेक्सिंग जो है वो कर सकते हैं. वाई वी आर कॉलिंग इट अ बुलियन इंडेक्सिंग? क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके ये कंडीशन जो है चेक होती है. अगर चेक पे उस कंडीशन का रिजल्ट आया ट्रू तो वो एलिमेंट जो है वो शामिल हो जाता है हमारे रिजल्ट में. ठीक है, जैसे एक आध केस में तुम्हें बताता हूं. जैसे कि यहाँ पर अभी हमने इसके एग्जीक्यूशन पे जब हम आगे बढ़े तो सिस्टम इंटरप्रेटर जब फिल्ट्रेशन लगाने गया तो पहला एलिमेंट आया 12. ठीक है, अभी तो चुनाव कर रहे हैं कि 12 यहाँ पे चाहिए कि नहीं चाहिए. तो 12 को लेकर इस ARR से इसको रिप्लेस कर दो और यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट करो. तो यहाँ पे लिखा हुआ है अब 12 इज लेस देन 20, राइट? अभी 12 इज लेस देन 20 इज अ कंडीशन जो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है हमारे पाइथन में. तो 12 is less than 20 is a condition, Boolean condition, which will return what? True. True, since it is valid, right? Since it returns true, that's why 12 got selected and it got included in the resultant array, right? 23 when got replaced by this, so one condition got created and that condition is 23 is less than 20, which is again a Boolean statement which returns false. Since it is false, that's why that element does not got selected and it's not there in the resultant array. Fine. So this way you use Boolean indexing in Python, and this way this gives you a flexibility of selecting the elements from an array according to a condition mentioned. Fine. Any doubt in this? No, sir. नो सर. Great then. बढ़ते हैं आगे. And this is our next code. इस कोड में क्या कहा है? ओके, आसान है यार. वैसे मैं ये फ्रॉम फंक्शन वगैरह जो है मैंने पिछली बार तुमको बताया था, पर एक काम करते हैं, अभी समय को बचाने के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूं. मैंने दरअसल इस प्रोग्राम में केवल फ्रॉम फंक्शन को यूज किया था फॉर क्रिएटिंग एन अरे. दैट्स इट. उसका और कोई रोल नहीं था इस प्रोग्राम में. तो अभी मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है. एक सेकंड बेटा. मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है. उस प्रोग्राम में भूल जाओ उसको जो मैंने अभी कमेंट किया, उसका कोई खास रोल नहीं है उसमें. इस प्रोग्राम में आई हैव टेकन वन 2 डायमेंशनल अरे, क्रिएटेड 2 डायमेंशनल अरे ARR नाम से. उसमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 3 रो है 3 कॉलम है. रो वाइज एलिमेंट्स पढ़े तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दैट्स इट. ठीक है, फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया. बहुत ही बेसिक चीज है जो यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने एक फॉर लूप लगाया है, उसमें लिखा है फॉर रो इन ARR. ठीक है, फॉर लूप का फॉर्मेट सबको पता है जो मैं क्लास में हर बार बोलते रहा हूं. हर बार जब जब मैं फॉर लूप लिखता हूं तो एक चीज तुम्हें मैंने रटा दी है, वो क्या है कि फॉर, इसको क्या बोलता हूं मैं हर बार? बोलो. Iterable. अरे ये इटरेबल नहीं है राजा. इस पोजीशन, अरे देखो कितनी तुम बेइज्जती करवा रहे हो यार. बोल रहा हूं कि रटा दी है तो भी नहीं बोल पा रहे हो. व्हाट इज दिस पोजीशन? इस पे क्या लिखते हैं? इटरेबल रटा हुआ. अच्छा, व्हाट इज दिस? ये जो रो है ये क्या है फॉर के लिए? वेरिएबल. बढ़िया है, बहुत बढ़िया. यस सर. हाँ, वेरिएबल. किसने जवाब दिया ये? रचित ने शायद. रचित. सोहित सर. सोहित. ओके. फॉर वेरिएबल इन, व्हाट इज दिस? Iterable. इटरेबल. वेरी गुड. मैं अरे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था. पवन, बढ़िया. तो फॉर वेरिएबल इन एन इटरेबल. ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है. तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन ये है इस स्टेटमेंट का कि आप एक अरे के नाम को डायरेक्टली एज एन इटरेबल लूप्स के साथ में, फॉर लूप्स के साथ में यूज कर सकते हो. कंक्लूजन नंबर 1. ठीक है, हमने अरे बनाया, 2D अरे था, उसको डायरेक्ट यहां मेंशन किया. इट विल वर्क फॉर अस. दैट इज गोइंग टू बिहेव लाइक एन इटरेबल. ठीक है, और जो मैं तुम्हें समझाते आया हूं, इटरेबल इज नथिंग बट इटरेबल्स आर कंटेनर्स जिसके अंदर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं, और वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स जो है वो एक एक इटरेशन में सप्लाई होते हैं टू दिस वेरिएबल. दूसरा कंक्लूजन ये है कि ये जो रो लिखा हुआ है रो, ठीक है,
ये कोई कीवर्ड वीवर्ड नहीं है, ये तो हमारा लिया हुआ नाम है, ठीक है। अगर मैं इसको आर भी लिख दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज अ वेरिएबल जस्ट। तो ARR के अंदर से एक एक वैल्यू इटरेशन पर इटरेशन उठेगी और वो R के अंदर जो है वो चली जाएगी, और हर इटरेशन में हम उस R की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। दैट्स इट। एंड आई वांट टू सी द बिहेवियर ऑफ दिस प्रोग्राम कि एक 2D अरे लेकर अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे आखिर इस लूप के एग्जीक्यूशन के दौरान जो है क्या मिलेगा, दैट आई वांट टू सी। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू debug this point per point and let's see what results we will get here। ध्यान देना, पहली बार ये लूप चला, हम आगे बढ़े, प्रिंट हुआ R। look what you are getting in the result। what is this? a one dimensional array with 1 2 3। क्या है ये कैसे आया? that is first row। yes, that is first row of the 2D array that you are having ARR। फिर आगे बढ़े, फिर प्रिंट किया, ये आ गई सेकंड रो, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर प्रिंट किया, ये हो गई थर्ड रो, एंड द लूप गॉट टर्मिनेटेड। तो वी ऑब्जर्व्ड एंड कंक्लूडेड दैट कि अगर मेरे पास एक 2D अरे है जिसमें ये 3 रोज जो है वो इंक्लूडेड हैं, और अगर मैं इस तरीके से उस अरे को इटरेबल की तरह यूज करूंगा तो ये अरे बीइंग एन इटरेबल एक एक करके कौन से एलिमेंट्स उस वेरिएबल को देगा, एक एक रो देगा, ठीक है। वो रो जो है वो आर में इंक्लूड होती जाएंगी और वो प्रिंट होती जाएंगी। एंड टाइम टू कंक्लूड दिस, यहां देखो ऊपर क्या लिखा है, Okay. यहां लिखा है ARR being a 2D array, ARR being a 2D array gives 1D arrays when used as iterable। ARR अगर 2D array है और अगर उसको इटरेबल की तरह यूज किया तो वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स में क्या देगा, 1D अरेज देगा। अब याद करो जिस दिन नंपाई पढ़ाना शुरू किया था डे 1, उस दिन क्या किया था, क्या बताया था मैंने तुम्हें? जब मैंने बताया था कि 2D अरे को विजुलाइज करो कि 2D अरे इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बताया था, 1D array। 1D अरेज। वेरी गुड। जब हम 2D अरे बनाते हैं तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D अरेज। वही यहां जस्टिफाई होता है कि जब हम 2D अरे को लूप के अंदर इटरेबल में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स के नाम पे उसके पास में 1D अरेज है, और वही वो 1D अरेज रिटर्न कर रहा है जो कि रो वाइज आप प्रिंट कर रहे हो यहां पर। तो दरअसल इस 2D अरे में 3 1D अरे आपने इन्वॉल्व किए थे, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, राइट। वो 3 1D अरे को इन्वॉल्व करके आपने जो है 2D अरे बनाया था, और वही 3 जो है 1D अरे यहां पर प्रिंट हो गए, ठीक है। गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। So this way you can use arrays with loops as well। Tell me one thing, एक बात का जवाब दो। अगर ARR 2D की बजाय 3D अरे होता, 3D 3 डायमेंशनल, बताओ उस दिन क्या बोला था मैंने? 3D अरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2D array। 2D अरेज। ग्रेट। और अगर मान लो कि यहाँ पर मैं ये लूप ऐसा का ऐसा चलाता तो ARR बीइंग एन इटरेबल हर बार इंडिपेंडेंटली क्या रिटर्न करता, क्या प्रिंट होता? 2D array। 2D अरेज प्रिंट होते, क्योंकि हमें पता है कि एक 3D अरे जो है वो 2D अरेज का कॉम्बिनेशन होता है, और हम जब उसको इटरेबल मान के उसको एक्सेस करते तो हमें हर बार एक 2D अरे रिजल्ट मिलता, राइट। तो समझो कंक्लूजन, इसको चला के दिखा देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं उसको ओपन अप कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी यहाँ पर कमेंट किया। तो कंफ्यूज मत होना, ये वही मेथड है जो हम लोगों ने पिछली बार फ्रॉम फंक्शन करके यूज करी है फॉर क्रिएटिंग द अरेज। मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैं यूज कर रहा हूँ फॉर क्रिएटिंग 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 3 डायमेंशनल अरे। उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा देना पड़ेगा। 555 ये इंडिकेट करता है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, एंड इसमें द टर्म दैट आई वांट टू रिटर्न इज, यहां मैंने x y के साथ में z भी रिसीव किया, और यहां पर मैंने दे दिया x plus y plus 1, समथिंग रैंडम आई एम डूइंग, फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ एक शॉर्टकट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें कि मेरे पास एक 3D अरे आ जाए और प्रिंट कर रहा हूं उस अरे को। अभी इसको कमेंट कर देता हूं,
सिर्फ ये देखने के लिए मेरा 3D अरे बना या नहीं बना। लुक एट दिस पोर्शन, दिस इज द अरे दैट यू आर गेटिंग। एक काम करते हैं, स्क्रैच से इसको देखते हैं, पीछे की कुछ शेड्स दिख रही हैं इसमें, जस्ट अ सेक। हाँ, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। आपके पास जो है एक 3D अरे आया है, उस 3D अरे के अंदर जो है 2D अरेज के कॉम्बिनेशंस कंटेंट है। देखना ध्यान से बेटा, दिस इज योर फर्स्ट 2D अरे which includes these elements, followed by this is your second 2D array, ठीक है, followed by this is your third 2D array, followed by this is your fourth 2D array, followed by this is your fifth 2D array, ठीक है। तो 5 2D array का कॉम्बिनेशन क्रिएटेड अ 3-डायमेंशनल अरे। ये मैंने यहाँ लिखा भी था, ये रहा 555, वो ये इंडिकेट करता है कि 5 2D अरे एंड एवरी 2D अरे विल बी ऑफ डायमेंशन 5x5। तो ये उस दिन जो विजुलाइज करवाया था ना, एक डायग्राम दिखाया था तुम्हें मैंने 3x3 पे, याद हो तो, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम का ही एडवांस वर्जन। इसमें क्या था, 3x3 के 3 2D अरे चिपके हुए थे। अभी हमने क्या किया है, 5x5 के 5 अरे लगा दी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर एक कंटेनर जो है इस तरीके का क्रिएट किया है, जिसको हमने हमारा 2D अरे कहा है। और अब हम एक काम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर वी आर गोइंग टू नाउ डू वन थिंग। इसको मैंने हाइड किया, इसके ऊपर नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। आई वांट टू यूज दिस नाउ 3-डायमेंशनल अरे एज एन इटरेबल, एंड आई वांट टू सी कि यार देखूं तो सही हर बार ये क्या रिजल्ट लेके आता है एज एन इंडिपेंडेंट एलिमेंट, ठीक है। क्या कहा था थोड़ी देर पहले मैंने, अभी एक 2D अरे यूज कर रहे हो अगर लूप के अंदर एज एन इटरेबल, तो वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के तौर पे 1D अरे रिटर्न करता है, जो कि तुम रोज बोल रहे थे। अब एक 3D अरे अगर आप मान लो कि यूज कर रहे हो एज एन इटरेबल इन अ लूप, व्हाट डज दिस रिटर्न्स, अभी तुमने जवाब दिया भी था, क्या देगा ये रिटर्न में? 2D अरे। एक 2D अरे देगा। और 2D अरे कितने कंटेंट है हमारे ARR के अंदर? 5 5 कंटेंट हैं। इसीलिए अब मैं इसे कर रहा हूं डीबग। तो डीबग करके आई जस्ट वांट टू सी कि जब ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है। आई वेंट अहेड, फर्स्ट प्रिंट, लुक एट दैट, look at the screen, I'm getting a 2-dimensional array here. I went ahead, I displayed the content again. ये दूसरा loop, दूसरा 2D array। फिर आगे बढ़े, ये तीसरा, then the fourth one, and then the fifth one, and then the program got terminated. So this is how it worked. इस तरीके से ये काम हुआ। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि एक n-डायमेंशनल अरे को जब हम लूप्स के साथ में यूज करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, और उसके पास में कौन से इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं दरअसल जो लूप में इटरेबल के तौर पे वो हर बार लूप की इटरेशन को देगा। गॉट द थिंग? समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. फाइन, ठीक है। अगला कोड देखिए। अगले कोड में यहां पर दिया हुआ है समथिंग ऑफ दिस टाइप, ध्यान देना इस पे। new thing we are using here, and that thing is arr.flat, ठीक है। arr के साथ में, अरे के साथ में, मतलब arr is nothing but an object of nd array class, if you remember, ठीक है। तो एक nd array class का एक ऑब्जेक्ट है अरे। अरे के नाम के साथ में अगर आपने फ्लैट लगा दिया तो फ्लैट क्या होता है, उसको अगर मैं लूप पे यूज करूं तो वो मुझे क्या देगा, दैट आई एम गोइंग टू सी हियर, वो मैं यहां पर देखने जा रहा हूं। फाइन, व्हाट इज दिस पोर्शन? ये पोर्शन क्या है, ये क्या करेगा? अरे बनाएगा। अरे बनाएगा। बराबर, ये एक 2D अरे बनाएगा जिसका डायमेंशन होगा 5x5, ठीक है। और फंक्शन में जो भी आपने यहाँ पे दिया है x+1, ठीक है। तो x+1 मतलब वो जो मैट्रिक्स थी हमारी 0 0 0 0 0 फिर 1 फिर 2, उसमें सिर्फ प्लस करके आपको जो मैट्रिक्स मिलने वाली है। सो वन अरे इज गोना बी क्रिएटेड हियर, दैट अरे वी कैन सी एज वेल। तो हम अगर चाहें तो आगे बढ़ने के पहले एक बार उस अरे के दर्शन कर ले, जिससे ही समझ में आ जाए कि हमारा प्रोग्राम जो है वो किस अरे के ऊपर काम करने वाला है। तो आई क्रिएटेड अरे एंड देन आई प्रिंटेड इट, तो आई गेट दिस इज समथिंग दैट आई एम हैविंग इन माय प्रोग्राम, all 1s, all 2s, all 3s, all 4s, all 5s, and a 2D array of order 5x5. This is what I'm having.
इसके बाद वी आर गोइंग अहेड विद द प्रोग्राम्स लॉजिक, और इसमें अब हमें आगे जो है कहा गया है कि इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं यार। एक काम करते हैं, लूप चलाने के पहले मैं इसको देख रहा हूं कि यार अगर अरे के नाम के साथ अगर फ्लैट एट्रीब्यूट एक्सेस किया, कि देखे तो सही यार ये क्या है फ्लैट। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फ्लैट में कहां से लेके आ रहा हूं। अरे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एनडी अरे, और अगर आपने वहां आइडल वगैरह में जाकर सपोज numpy डॉट एनडी अरे के एट्रीब्यूट्स चेक किए dir से, तो आपको ये फ्लैट वहां पे मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये अरे नेम डॉट फ्लैट क्या रिटर्न करता है। तो आई एग्जीक्यूटेड दिस, तो स्टेप 2 आई गॉट दिस नाउ, लुक एट दिस। तो ये तो कुछ ऐसा कोई रीडेबल फॉर्म नहीं है, ये हमें सिर्फ ये बता रहा है कि numpy डॉट फ्लैट इटर ऑब्जेक्ट विच इज रिसाइडिंग एट दिस मेमोरी लोकेशन। तो अरे डॉट फ्लैट जो है इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न सम वैल्यू, राइट। ये कुछ भी वैल्यू या फिर मीनिंगफुल या अंडरस्टैंडेबल चीज आपको नहीं देने वाला है। ये दरअसल बता रहा है कि अरे डॉट फ्लैट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट which is residing at this memory location, and that object is actually of this kind, of what kind, numpy dot flat iter। अब इसका मतलब क्या होता है वो हमें सीखना है कि यार आखिर ये इटरेटर बना है, तो इटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट बना है, तो इसका उपयोग कैसे होता है और क्यों होता है, राइट। देन आई कमेंटेड दिस एंड आई केम टू द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जिसके लिए हम लोग जो है ये कोड पूरा लिख रहे थे। मैंने क्या करा, चूंकि वो इटरेटर है ना, एक इटरेबल फंक्शन है, तो अगर एक इटरेबल है, इटरेटर ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में मैंने उसको लूप के साथ इस पोजीशन पे यूज कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी एक इटरेटर या इटरेबल अगर मेरे पास होता है, लाइक स्ट्रिंग्स, लाइक लिस्ट, ठीक है, लाइक अरेज, तो वो मैं सारे लूप्स के इस पोर्शन में मैं उनको रेफर कर सकता हूं, उनको मैं यहां पर ले सकता हूं। तो मैंने लिखा arr डॉट फ्लैट। अब मुद्दा तो यही देखना कि arr डॉट फ्लैट आखिर लेके क्या आता है। लेट्स नॉट कॉल इट रो, कॉल इट आर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हर बार हर इटरेशन के साथ में यहाँ पर r जो है वो बाहर आया, और r की वैल्यू जो है दैट इज गेटिंग प्रिंटेड। और यहाँ पर एंड के साथ में ये लगाने का मतलब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि प्रिंट के बाद में लाइन चेंज नहीं हो। फाइन, लाइन चेंज होने की बजाय क्या हो, एक स्पेस आ जाए और अगला प्रिंट चल जाए, दैट्स इट। तो व्हेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, देन आई वांट टू एग्जीक्यूट इट स्टेप बाय स्टेप सिंस, तो इसीलिए आई विल डीबग इट फॉर यू, एंड during debugging I'll observe that what is the output of this program. तो we started debugging it। अरे ऊपर क्रिएट हो चुका है, जो आपने ऑलरेडी देख लिया था कि अरे के एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरीके के हैं। एंड देन आई स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग, ये फॉर लूप चला, आगे बढ़े, पहला प्रिंट आया दैट इज 1, ठीक है, फिर आगे बढ़े 1 अगेन, फिर आगे बढ़े 1 अगेन, देन 1 अगेन, देन 1 अगेन, देन कम्स 2। चलो टेल मी द कंक्लूजन, what kind of elements this arr.flat is returning? क्या पैटर्न दिख रहा है तुमको? integer, कहां से ला रहा है? अरे के अंदर से ला रहा है, पर कैसे ला रहा है? और देखो आगे, index wise, अरे बाबा, अभी अरे दिखाया था ना, रो में से ला रहा हूँ। हाँ, रो वाइज एक्सेसिंग चल रही है। देखो ध्यान से, पहले उसने पूरी रो कवर करी, 1 1 1, एक एक एलिमेंट सही, 2 2 2 2 2। अब उसके बाद में क्या आ रहा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो 1 by 1, then all the elements of fourth row will start 1 by 1, ठीक है, right, हाँ, all the elements of the column then 1 by 1, और इस तरीके से ये लूप चलता रहा, एक एक एलिमेंट ऑफ the array got displayed and the program got terminated। तो what we observed here is, हमारा जो प्रोग्राम का कंक्लूजन है वो ये है कि ये जो arr.flat जो हमारा जो इटरेबल है या इटरेटर है, वो दरअसल आपके अरे को पूरा एक्सेस करता है एलिमेंट पर एलिमेंट, एंड दैट टू रो वाइज। वो एक रो को पकड़ेगा, पहली रो को, एक एक एलिमेंट जो है हर इटरेशन के साथ में जो है आप उसके अंदर से निकालते चले जाओ, और फिर उसके बाद में कम्स सेकंड रो, then comes third row, and it will last till the whole array is covered। Fine। So if you want that kind of accessing in your program, if you want that kind of control over the fetching of arrays, you want to access each element of the array, then you can use arr.flat, and you can apply for loop over that in order to access the elements, independent elements of the array,
or if you want to do some sort of operation on those elements, then you can do that as well. Got it? The concept? Yes, yes, What this yes. ARR dot flat is, what it is returning, समझ में आया? Yes. ठीक है. इस प्रोग्राम को देखो, एक छोटा सा कोड है, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही कोड है. ऊपर लिखा भी है यहाँ पे वैसे कुछ चीजें, तो उसको बाद में पढ़ते हैं अभी अपन. क्या किया यहाँ पे? एक अरे बनाया वन डायमेंशनल. उस वन डायमेंशनल अरे को बना के हमने सिर्फ ये किया कि ARR2 इक्वल्स टू ARR1 कर दिया. मतलब कि एक और अरे बनाने की कोशिश करी विथ अदर नेम इन द प्रोग्राम, एंड देन आई इक्वेटेड इट विथ द फर्स्ट अरे दैट आई एम हैविंग. ARR2 इज इक्वल्स टू ARR1 करके. उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों के आईडीज चेक किए कि यार देखो तो सही यार, दोनों के मेमोरी लोकेशंस क्या है. राइट. अभी इतना पोर्शन डिस्कस करते हैं, इसके बाद में फिर जो बाद में चीजें हैं वो बाद में बताता हूं मैं. लेट्स हाइड दिस एंड लेट्स चेक दिस. इसका आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं. लुक एट द रिजल्ट्स. व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? दैट दे आर हैविंग Same ID. सेम आईडीज. गुड. दे आर हैविंग सेम आईडीज. इसका मतलब ये हो गया दैट कि अगर आपने एक अरे बना के उसको अगर मान लीजिए कि दूसरे अरे में स्टोर करवाने की कोशिश करी है, इसको असाइनमेंट बोलते हैं. अगर आपने इस तरीके से असाइनमेंट किया है तो ऐसा नहीं होने वाला है कि इम्प्लिसिटली एक और अरे क्रिएट हो जाएगा और अपनी मेमोरी लोकेशन ले लेगा. नहीं. इनफैक्ट अब ARR1 और ARR2 नाम के दो रेफरेंसेस हैं विच आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन. ये पॉइंट कर रहे हैं सेम मेमोरी लोकेशन पे. फाइन. ऐसा पहले भी देखा है क्या हमने कहीं? यस सर, शैलो कॉपी में और डीप कॉपी. शैलो डीप कॉपी में देखा था. और अगर और ज्यादा बेसिक्स पे चले जाएं यहाँ पर, तो जब शुरुआत ही करी थी पढ़ने की, तो हम शायद जब इंटीजर्स बनाते थे, जैसे मैंने बनाया x इक्वल्स टू 10, ठीक है, और अगर उस केस में मैंने सपोज लिख दिया y इक्वल्स टू x, मतलब y में भी मैं 10 स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो हाँ मुझे पता है कि x की वैल्यू प्रिंट करने पे 10 आएगा, y की वैल्यू प्रिंट करने पे 10 आएगा. लेकिन अगर मान लो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं कहूँ कि व्हाट इज ID ऑफ x, तो दैट वाज समथिंग. और अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज ID ऑफ y, तो दैट इज द सेम थिंग. दोनों ही जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, या दोनों ही दरअसल ऑब्जेक्ट एक ही है और ये दो रेफरेंसेस हैं, है ना. ये हम सबको पता कि देयर इज वन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर व्हिच गॉट क्रिएटेड, एंड x एंड y आर टू रेफरेंसेस व्हिच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट हियर. राइट. इसको चेक करने के फिर बहुत सारे तरीके थे. फिर हम लिखते थे वेदर x इज y और नॉट, ठीक है, तो आंसर आता था ट्रू, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम ऑब्जेक्ट हियर. तो सेम फिनोमेना हैपेंड हियर एज वेल व्हेन वी यूज्ड दिस सिचुएशन ओवर अरेज. ठीक है. इसी तरह की चीज जो है वो अरेज के साथ भी हुई है. आपने एक अरे क्रिएट किया, उसको आपने दूसरे अरे से इक्वेट किया, आपने सोचा एक और अरे बना लेता हूं विद सेम नेम, बट ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे दूसरा अरे नहीं बन रहा है, यहाँ पर वो एक ही अरे है, और जो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है विद दिस पोर्शन, सिंस दे आर हैविंग सेम आईडीज, दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड दैट दैट इज वन ऑब्जेक्ट ओनली, नॉट टू. गोइंग अहेड विद दिस थिंग नाउ, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं लॉजिक वाइज. फिर हमने कहा कि ओके लेट्स डू वन थिंग, सिंस इट इज वन सिंगल ऑब्जेक्ट, तो फिर मैं एक रैंडम ट्राई करूं. वो ट्राई ये है कि यार यहाँ पर पहले अरे का ARR1 का 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको चेंज कर दूं, उसको कर दूं 10. तो वैसे ARR ऑफ 0 पे है 1, ठीक है, जब आपने उसको क्रिएट किया है, पर आप उसको इस स्टेटमेंट के साथ बदल के करने वाले हैं 10. जैसे ही आपने उसको 10 बनाया, उसके बाद में आपने फिर से दोनों के आईडीज प्रिंट किए. ठीक है. आप सिर्फ ये जांचना चाह रहे हो कि एक में चेंज करने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अब सिस्टम मेंटेन कर लेगा. ठीक है. तो दोनों के आईडी प्रिंट करवाए, दोनों अरेज को भी प्रिंट करवाया, और बाद में चेक भी कर लिया कि दोनों अरेज जो है बराबर हैं या नहीं. ठीक है. इस करके वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है. अगर आईडी सेम आ गए तो ये ट्रू आएगा, आईडी अगर अलग अलग आ गए तो ये फॉल्स आएगा. एग्जीक्यूशन किया इस कोड का, and I've got these results. Look at this. ये शुरुआत प्रोग्राम की जिसमें हमने दोनों अरे को इक्वेट किया था, या पहले अरे को दूसरे अरे के अंदर असाइन किया था, आईडीज प्रिंट किए, दोनों के आईडी इक्वल आए. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, एक अरे के एक एलिमेंट को चेंज किया, उसके बाद वापस से आईडी प्रिंट करवाए.
वापस से ये देखा कि यार कहीं परिवर्तन नहीं आया, दोनों के आईडी अभी भी सेम है, ठीक है। फिर प्रिंट किए दोनों अरेस, और दोनों अरेस प्रिंट करने के बाद में मैंने ये देखा कि यार ओके, बोथ द अरेस आर स्टिल सेम. So though the change was made in array 1, first element was changed, it was amended to 10 by 1, but then that change got reflected in second array as well, right? वो second array में भी reflect हो गया, और obvious बात है कि ये तो true होना ही था क्योंकि दोनों IDs क्या हैं, वो same. तो assignment में things are working that well. हम जब normally assignment करते हैं कि एक array के साथ में दूसरे को assign कर दिया और आगे बढ़ गए, तो we need to be careful as a programmer that कि अगर आपने फिर उन दोनों में से किसी भी एक array को अगर बदला तो दूसरे array में भी अपने आप बदलाव हो जाएगा, क्योंकि in no situation system is going to create a new array while the amendments or changes in one of those two arrays. एक में बदलाव किया तो दोनों में हो ही जाएगा, दोनों में हम दो बोलेंगे ही नहीं इसको, दरअसल ये दो रेफरेंसेस हैं केवल, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो अंदर एक ही है, और वही एक ऑब्जेक्ट जो है ARR1 के नाम से भी आप रेफर कर रहे हो, वो ARR2 के नाम से भी रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के केस में अभी पढ़ते हैं कंक्लूजन. असाइनमेंट डज नॉट क्रिएट्स अ न्यू अरे ऑब्जेक्ट, दिस आर टू रेफरेंसेस टू द सेम अरे ऑब्जेक्ट. फाइन. सर मतलब आप कह रहे हैं कि ARR2 भी अगर हम अगर चेंज करेंगे तो वो ARR1 भी में भी रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? वाइज एंड वर्सा, बिल्कुल ऐसा ही होगा. ओके फाइन. सिनेरियो समझ में आया सभी को? सर सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, एक हाथ जवाब दो. यस सर यस. हाँ मतलब तुम जाग रहे हो, इसके बाद इसका भी तो सबूत मिलना चाहिए ना कि हम जाग रहे हैं. ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोड पे. लुक एट दिस कोड नाउ. अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोग्राम तो बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा डिफरेंट ऑपरेशन लगाने की कोशिश करिए. इंपोर्ट किया numpy को, एक अरे क्रिएट किया वन डायमेंशनल जिसमें 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. इंस्टेड ऑफ दैट काइंड ऑफ असाइनिंग वी आर डूइंग स्लाइसिंग दिस टाइम. शब्द समझा दिया है स्लाइसिंग क्या होता है, और आपको पता भी है इसका मतलब क्या है. फर्स्ट अरे ARR1 के ऊपर ये वाला स्लाइस लगाया, ठीक है, और ये स्लाइस केवल रो के लिए लगाया, कॉलम वाला फिल्टर मिसिंग है. तो पहले तो ये बताओ, अच्छा यहाँ रो और कॉलम की बात ही नहीं है यार, ये तो वन डायमेंशनल है, लीव इट. तो 0 to 2 वन डायमेंशनल में क्या एलिमेंट्स लेके जाएगा ARR2 में? 1 और 2 बराबर. ये एक वन डायमेंशनल अरे है. वन डायमेंशनल अरे में केवल एक ही डायमेंशन होता है, और इस रेंज में जो वैल्यूज इंक्लूडेड है, दोज वैल्यूज आर 0 and 1. 2 इज एक्सक्लूडेड. तो 0 and 1 पोजीशन पे यहाँ पे यू आर हैविंग 1 and 2. तो ये 1 and 2 जो वैल्यूज हैं दैट यू आर गोइंग टू एसोसिएट विद ARR2, ठीक है. ये आप ARR2 के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं, और मैं एक काम कर रहा हूं कि इस स्लाइसिंग के बाद पहले जस्ट फॉर अ चेक प्रिंट करने जा रहा हूं ARR1, जो कि मेरा पहला अरे है, और उसके साथ साथ में मैं प्रिंट करने जा रहा हूं ARR2 एज वेल, राइट. तो सिर्फ हमें पता चल जाए कि ओके स्लाइसिंग हैज बीन डन एंड 2 अरेज नाउ लुक्स लाइक दिस. तो हमने काम किया, हमारे पास ये 2 अरे आ गए. 1 2 3 4 5 इज फर्स्ट अरे जो हमने क्रिएट किया था. 1 and 2 which we sliced from first array and created the second one. So things are worked well on track, and then I commented this. उसके बाद I checked this कि ये स्लाइसिंग के बाद में जो 2 अरेज हैं, इनके आईडी देखें यार, इनके आईडी जो हैं वो सेम है या डिफरेंट है. तो मैंने ये देखा कि even after slicing the IDs that you are having here are different. ARR1 और ARR2 के जो IDs हैं वो क्या है, वो अलग अलग है, ठीक है. Are you getting it what I'm saying? यस सर. इस बार हमें जो आईडी मिल रहे हैं बेटा, वो ARR1 के और ARR2 के जो हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं. लुक एट लास्ट 3 डिजिट 376 128. तो ARR1 और 2 के आईडी हो गए इस बार अलग अलग. गोइंग अहेड, अब की मैंने क्या किया, अब इसको भी मैंने कमेंट किया और मैं आगे बढ़ा. उन 2 पोजीशंस पे मैंने यहाँ पर अब ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ये 3 आखिरी को छोड़ो. वो ऑपरेशंस क्या हैं, मेरा ओरिजिनल अरे जो था ARR1, उसकी पहली पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया, मतलब जो 1 था यहाँ पर उसको मैंने बना दिया 10. इसके बाद में आई चेक दी
IDs again and then I printed the two arrays. मैंने ID चेक किए और दो अरे प्रिंट किए. बस ये काम करके देखना है. Look at this. Something mysterious? After changing first element of the first array, look this, the IDs of the two arrays are still what? Different. Different. Yes, they are different. But when I printed the arrays, then that change got reflected in both the IDs, even though मैंने उसे चेंज किया है केवल फर्स्ट अरे में. Even though I changed it in the first array only. पहले अरे में चेंज करने के बावजूद भी सेकंड अरे के साथ में वो एसोसिएट हो गया. Now this is something which is unusual कि यार दो अलग अलग आईडीज हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले ऑब्जेक्ट में बदलाव कर रहे हो तो भी दूसरे ऑब्जेक्ट में आ गया. और इसी ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए वी वर हियर. इसी ऑब्जर्वेशन के लिए हमने ये सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ली थी कि अगर आप मान लीजिए कि एक अरे को स्लाइस करके दूसरे अरे में ले जाते हैं तो दैट इज नॉट द नॉर्मल असाइनमेंट. वो नॉर्मल असाइनमेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसका एक पार्ट अब आप फेच करवाना चाहते हो, उसको दूसरे नाम से सेव करवाना चाहते हो. तो इसीलिए सिस्टम इसको बाय डिफॉल्ट जो है उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है. लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन है कि दोनों अरेज में अगर मान लो कि किसी एक में अगर आपने चेंज किया तो दूसरे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर हमारे पाइथन में या नंपाई में, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्यूज, VIEW. इस पर डिटेल में अगले प्रोग्राम में हम बात करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल व्यूज. तो वन व्यू इम्प्लिसिटली गॉट क्रिएटेड है. यहाँ पे जो है व्यू क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं. ऑब्जर्वेशन लेके आगे चलो. प्रोग्राम का ऑब्जर्वेशन समझ में आया? Yes, sir. यस सर. ये सर अगर Yes, sir. ARR 2 में भी अगर हम चेंज करेंगे तो वो ARR 1 में भी शो करेगा. वो भी हो जाएगा. So next program is having heading view. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है. व्यू क्या होता है, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू कैसे बिहेव करता है, वो हमें यहाँ पे इस कोड में देखना है. छोटा सा ही कोड है, ध्यान देना. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखना बेटा. हमने एक अरे लिया ARR1 नाम से और उसके बाद में उसमें जो एलिमेंट्स हैं, वन डायमेंशनल अरे है. 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. फाइन. इसके बाद में आई वेंट विथ दिस. एक मेथड इन्वोक करिए, एक मेथड कॉल करिए. उस मेथड में यहाँ पे क्या लिया है, अरे का नाम, और अरे का नाम लेके जो है मैंने उसके साथ में एक मेथड कॉल करी है. उस मेथड का नाम दे दिया है व्यू. फाइन, दैट्स इट. array1 डॉट व्यू ये बताता है इंटरप्रेटर को कि इस अरे का एक व्यू हम क्रिएट करना चाहते हैं. अच्छा, व्यू इज नथिंग बट, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है. व्यू इज नथिंग बट एन अरे अगेन. फाइन, एक अरे ही बनेगा और उस अरे को एक नाम से मैं स्टोर करवा रहा हूँ. तो ARR2 बोलने के बजाय मैंने उसको वी बोल दिया है ताकि ज्यादा रेलेवेंट लगे वो कि हाँ व्यू बनाया तो वी नाम से उसको स्टोर किया. बट दैट इज एन अरे अगेन. फाइन. तो आई क्रिएटेड व्यू ऑफ एन अरे यूजिंग दिस वे. I stored that view in V, right? And then right after that, I printed the IDs of two things. अब two things मतलब समझ जाओ बात को. two things मतलब two arrays. One the original one, one the view of that, right? इसके बाद मैंने इसे execute किया. Execution पे I've got this result, and this result is saying that the IDs of the original array and the view are what? What are you observing? Are what? Different. Different. तो अगर एक अरे का व्यू जब आप क्रिएट करते हैं तो उनके जो आईडीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो क्लियरली बता रहा है कि सिस्टम के पास में ये दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए हैं. ठीक है. देन आई विल डू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम. मैं एक काम कर रहा हूँ, बचे हुए पोर्शन पे बात करूं. मैंने क्या किया, फिर उस अरे पे, ओरिजिनल अरे पे हमने जो है एक बदलाव किया. वो बदलाव ये है कि पहला एलिमेंट जो है उसको बदल के हमने कर दिया 10. 1 की जगह मैं चाह रहा हूं कि इसकी पहली पोजीशन पे 10 आ जाए. ठीक है, अब ये कमेंटेड है, इस पे ध्यान मत दो. इसके बाद मैंने दोनों के आईडीज फिर से प्रिंट किए. इसके बाद मैंने दोनों को प्रिंट किया, अरे 1 को भी और उसके व्यू को भी.
और उसके बाद मैंने ये कंडीशन लगाई कि वेदर वी, अच्छा इसको तो छोड़ दो अभी, इसको मैं बाद में समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो बस अ चेंज इन द ओरिजिनल अरे, प्रिंटिंग द आईडीज अगेन, राइट, विच वर डिफरेंट टू बिगिन विद, जैसे व्यू बनाया था उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद में यू आर प्रिंटिंग द टू अरेज, द अरे एंड इट्स व्यू। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज आवर रिजल्ट हियर। ध्यान देना बेटा एक एक स्टेटमेंट पे। तो सबसे पहले आपने अरे बनाया, अरे का व्यू बनाया, उसके बाद में दोनों के आईडीज प्रिंट किए, आईडीज आए अलग अलग। आगे बढ़े, पहले अरे के पहले एलिमेंट को, ओरिजिनल अरे के पहले एलिमेंट को आपने बदला, उसको बदल के आपने उसका एलिमेंट कर दिया 10। बदलने के बाद में दोनों के आईडीज चेक किए। तो खैर लॉजिकली स्पीकिंग उसमें क्या बदलाव आएगा, जो पहले का आईडी था वो पहले का ही आईडी है, जो दूसरे का आईडी था वो वही है, अपने अपने दोनों घर में है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। बट जब मैंने दोनों अरेज को प्रिंट किया, ओरिजिनल अरे को और उसको व्यू किया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट में अगेन आई एम ऑब्जर्विंग द सेम थिंग जो मुझे पिछले कोड में देखने को मिला था। क्या कि मुझे यहाँ पर पहला एलिमेंट यहाँ पे जो चेंज मिल रहा है वो तो आना ही था, क्योंकि ARR1 में आपने बदलाव किया था, तो ARR1 में तो रिफ्लेक्ट होगा ही जब आप उसको प्रिंट करेंगे। बट इन द व्यू ऑफ ARR यू आर गेटिंग द सेम थिंग एज वेल। व्यू ऑफ ARR में भी आपके पास वही एलिमेंट फिर से आ गया है, वो चेंज यहां पर फिर से रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यू ऑब्जर्व दैट कि views are actually nothing but the arrays that you create using this way, and those arrays are stored on the different memory locations rather than the first array. But whenever you change the first array, then those change will be automatically upgraded to the views as well. वो चेंजेस जो है बाय डिफॉल्ट व्यूज में भी अपग्रेड हो जाएंगे, और आपको व्यूज में भी आपको वही बदलाव देखने को मिलेगा अगर आप उसको एक्सेस करते हो तो। और अगर जो थोड़ी देर पहले आप जवाब पूछ रहे थे मुझसे, जो सवाल पूछा था आपने, उसको मैं यहाँ पे अब आपको करके दिखाता हूँ। इस बार मैंने अरे को कमेंट किया और व्यू को चेंज किया, देखना ध्यान से, ठीक है। ये आईडी जो है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमने ये तो चलो एक को रहने देता हूँ। तो क्या हुआ, अरे बना, अरे के बाद में आपने व्यू बनाया, और उसके बाद आपने अरे को नहीं व्यू को चेंज किया। व्यू का पहली एलिमेंट जो है उसको आपने 10 कर दिया, देन आपने दोनों के आईडी प्रिंट किए और दोनों की वैल्यूज प्रिंट करी। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इन दिस प्रोग्राम। आई सेव्ड इट, आई एग्जीक्यूटेड दिस, एंड दिस टाइम आई एम हैविंग दिस बिहेवियर। लुक एट दिस, द आईडीज ऑफ बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, द अरे एंड द व्यू, बट द चेंज दैट यू हैव डन इन व्यू is reflected in the original array as well. Here it is, ARR1 में भी वो रिफ्लेक्शन आ गया है। तो इट इज वर्किंग फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों डायमेंशन से काम कर रहा है। ओरिजिनल अरे में चेंज किया तो व्यू बदल गया, व्यू में चेंज किया तो वो अरे बदल गया, राइट। तो दोनों में से किसी भी बदलाव करेंगे तो दोनों में चेंजेस आ जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी कॉल व्यूज, ठीक है। इस मेथड से व्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं अरेज के, और वो उनके रेप्लिका की तरह, उनके बैकअप की तरह पीछे काम करता रहता है। जो जो परिवर्तन आप यहां करते रहते हैं, पीछे व्यूज में भी उसका रिफ्लेक्शन चलता रहता है। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ था, यहां पे आपने व्यू खुद क्रिएट किया था ऑफ द अरे यूजिंग दिस मेथड डॉट व्यू। दिस इज व्हाट यू क्रिएटेड explicitly, ये आपने क्रिएट किया है। while in previous code the observation that you are having, जो मैंने आपको अभी दिखाया था पिछले कोड में, ये जो परिवर्तन आपने किए थे और जो हमें देखने को मिला था, उसमें the views were getting created implicitly। यहाँ पे जो है सिस्टम implicitly व्यू क्रिएट कर रहा था, और इसी वजह से हमें वो ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। कि हमने जो है एक अरे बनाया, उस अरे के ऊपर स्लाइसिंग करी, एक नया अरे बनाया, बट स्लाइस करके अरे बनाने से, ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स तो आपके बन गए क्योंकि दोनों के मेमोरी लोकेशन डिफरेंट आ रहे थे। बट जहां आपने एक को बदला, वो बदलाव दूसरे में भी आ जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप एक अरे के ऊपर स्लाइस करके उसको दूसरे अरे में स्टोर करवाते हो, तो दरअसल वो जो दूसरा अरे बनता है, दैट इज नथिंग बट ब्लैंक ऑफ द ओरिजिनल अरे। What is this blank? व्यू। View. Good. That is the view of the original array. तो आप जब इस तरह से स्लाइसिंग करके कुछ भी फैच करके स्टोर करवा रहे हैं, तो that is nothing but the view of the original array, and that's why this program was behaving that way.
तो view was getting created implicitly there by the system, and here the view we have created. Clear? What is view? Yeah. आया समझ में सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो ये आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा। इसमें हम अब देखेंगे कॉपी। ठीक है, तो व्यू का एक फ्लिप साइड भी होता है, उसे कहा जाता है कॉपी। और कॉपी किस तरह से बिहेव करता है, किस के प्रोग्राम होते हैं, बस ये प्रोबेबली हमारा आखिरी प्रोग्राम है आज का। इसके बाद में इसके आगे की स्टोरी जो है कल डिस्कस करेंगे क्लास में। कल मेरी क्लास रहेगी शाम को, यूजुअल मंडे। सो दिस इज अ कोड दैट आई एम हैविंग। इसमें numpy got imported, one array we here created with elements 1 2 3 4 5। और यहां ध्यान दो, instead of using method view we use method copy। एक फंक्शन यूज किया, मेथड यूज करी, कॉपी करके क्या दिया है, फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल वैसे ही देखो पिछले प्रोग्राम की तरह। अरे का नाम दिया, उसके साथ में लिखा डॉट कॉपी, समथिंग गॉट क्रिएटेड हियर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, दैट समथिंग इज नथिंग बट इज गोइंग टू बी एन अरे, अरे अगेन, राइट, बट दिस इज गोइंग टू बी एन कॉपी ऑफ ARR1। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रिंट किए दोनों के आईडीज को। उसके बाद मैंने अरे में किया चेंज, फाइन, ओरिजिनल अरे में, और उसमें चेंज में मैंने पहले एलिमेंट को बना दिया 10। फिर मैंने दिया यार देखो तो सही आईडी क्या है चेंज करने के बाद दोनों के। देन आई प्रिंटेड बोथ द थिंग्स, द ओरिजिनल अरे एंड इट्स कॉपी एज वेल, फाइन। इसको मैंने पिछली बार हाइड कर दिया था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें डिस्कस करना चाहिए। चलो एनीवेज, ये जो इसको मैं कमेंट कर रहा हूं अभी, अगर मैं इस प्रोग्राम के खत्म होते होते फिर भूल जाऊं कि ये जो बेस वाली चीजें हमने डिस्कस नहीं करी, तो मुझे याद दिलाना जाने के पहले। ये व्यू वाले में और कॉपी वाले में दोनों में बेस बताना तुम्हें कि बेस क्या होता है, राइट। देन आई एम गोइंग अहेड, एक सेकंड रुको। देन आई एम गोइंग अहेड, इस प्रोग्राम का मुझे एग्जीक्यूशन करना है, और एग्जीक्यूशन के लिए हम आगे जाते हैं। आई वांट टू डीबग इट, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आई डीबग्ड इट and these are the steps that we are going to witness here. So array got created with those elements 1 2 3 4 5, then it got copied in C as well, right? यहाँ देखना वेरिएबल वाले पार्ट में ये तुम्हारा ओरिजिनल अरे भी दिख रहा है यहाँ पर, और उसका कॉपी C with same elements, ठीक है, वन डायमेंशनल अरे वो भी दिख गया, ठीक है। देन उसके बाद में आई एम डूइंग दी फर्दर ऑपरेशंस। उसमें मैंने प्रिंट करवाया दोनों के आईडीज को। आईडीज देखो नीचे, दोनों के आईडीज आर डिफरेंट, 800048। तो जस्ट लाइक व्यूज, अगर हम कॉपी भी क्रिएट करते हैं तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ही बनते हैं। एक अरे का चाहे व्यू बनाओ, एक अरे का चाहे कॉपी बनाओ, अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो तो ऑब्जेक्ट अलग ही बनाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने ARR1 ऑफ 0 को जो है बदल के कर दिया 10, ठीक है। वो वेरिएबल वाले पार्ट में देखोगे तो अपने आप तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे आपने ARR1 को 10 किया, ARR0 को, तो यहाँ तो 10 हो गया। क्या वो रिफ्लेक्शन आपको C के अंदर दिख रहा है क्या यहाँ पर? हाँ सर। नहीं दिख रहा। इसी से इंडिकेशन मिल गया कि कॉपी कैसे बिहेव कर रहा है। हम आगे बढ़े, हमने दोनों के आईडीज प्रिंट किए, स्टिल दे आर डिफरेंट, ठीक है। फिर दोनों वैल्यूज को प्रिंट किया तो हमें ये मिला, ठीक है, दिस आर द वैल्यूज। जिसमें पहले अरे में, ओरिजिनल अरे में जहां आपने बदलाव किया था वहां तो आपको 10 दिख ही रहा है, बट कॉपी में द चेंज इज नॉट देयर। तो कॉपी इज प्रॉपर कॉपी। कॉपी मतलब कॉपी, एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट एंटिटी, जिसके ऊपर आपने, मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है। आप अरे 1 में चेंज करेंगे तो कॉपी में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉपी में चेंज करेंगे तो अरे 1 में कुछ नहीं आएगा। ये दो अलग अलग अरेज हो गए। गॉट इट? यस Yes. Yes. Yes, sir. These are two different objects, these are two different arrays with two different memory locations as well. Fine. अब बात आती है उस एक एट्रीब्यूट की जिसको हमने कहा था बेस। तो हियर आई एम इन द प्रोग्राम ऑफ व्यू अगेन। व्यू वाले प्रोग्राम में एक चीज मुझे यहाँ पर प्रिंट करवानी थी, वो है दिस, ठीक है। लास्ट में इसमें लिखा है प्रिंट v डॉट बेस इज ARR1, ठीक है। ये एक बुलियन एक्सप्रेशन, उस बुलियन एक्सप्रेशन में हम ये बोल रहे हैं कि क्या v डॉट बेस जो है वो ARR1 है क्या। देखो यार गुरु, ऐसा है जब भी कोई आप अरे बनाते हो, ठीक है, तो उस अरे का जहां आपने एक व्यू बनाया तो व्यू विल बी एन अरे अगेन विथ डिफरेंट आईडी, राइट। बट वो व्यू जो है उसे कहा जाता है कि दैट इज बेस्ड ऑन सम अरे विच इज दिस ARR1। आप पता क्या समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या बोली मैंने? अब तुम हासन हासन मत बोल लेना।
नहीं चलो, नहीं आई सर। नहीं आई। सर, ऊपर से गई है तो। हाँ मैं समझ गया था वो तो यार, इसीलिए तो मुझे भी ऐसे आ रही। चलो ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ दूसरे तरीके से समझाने की। हम व्यू तो ऑलरेडी देख के आए हैं, एक काम करता हूँ, लेट्स हाइड ऑल दिस एंड डू वन थिंग। आई वांट टू प्रिंट, हाँ, आई क्रिएटेड व्यू, और व्यू क्रिएट करने के बाद में आई वांट टू प्रिंट समथिंग। आई वांट टू प्रिंट आईडी ऑफ ओरिजिनल अरे, one thing. Then I want to print ID of view, the second thing. ठीक है, ये समझ में आया? ID of ARR1, ID of V, ये तो तुम्हें पता ही है। यस यस यस। ये क्या आने वाले हैं व्यूज में बाय द वे? सेम Different आएंगे, डिफरेंट क्या आएंगे, आएंगे? डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था अभी व्यू हो चाहे कॉपी हो, ऑब्जेक्ट तो अलग ही बनता है। तो बस वही चीज है कि ARR1 और V का जो है कुल मिला के ऑब्जेक्ट चूंकि डिफरेंट है तो ID डिफरेंट आएंगे। पर इस सिनारियो में मैंने एक चीज और जोड़ दी, ID ऑफ V डॉट बेस। एक और एलिमेंट ले आया मैं V डॉट बेस करके, उसका भी आईडी प्रिंट कर रहा हूं। देखता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। देखो बेटा, अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ARR1 का आईडी ये रहा, ओरिजिनल अरे का। फिर तुमने बनाया उसका व्यू इन द प्रोग्राम, व्यू का आईडी ये रहा। और शुरू के दो आईडी को हमने अभी तक देखा था और हमने कंक्लूड किया था कि एक अरे का जब व्यू बनाते हो तो दैट इज अगेन एन अरे बट स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस आर टू थिंग्स। फिर है V डॉट बेस। ये V डॉट बेस जो है उसका आईडी देखो, ये रहा। इज इट सेम एज ARR1? यस यस सर। ठीक है, ये V डॉट बेस जो है ये ARR1 का ही आईडी डिस्प्ले कर रहा है। इससे मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। अच्छा, ARR1 का और V डॉट बेस का आईडी सेम है, तो इसका मतलब फिर मैं काम क्यों ना करूं कि मैं प्रिंट करके देखूं V डॉट बेस को ही, कि आखिर ये है क्या, पता तो चले, जिसका आईडी ARR1 की तरह ही है। तो V डॉट बेस को जब प्रिंट किया तो आई एम गेटिंग दैट अरे। कौन सा अरे? जो अपना ओरिजिनल अरे 1 2 3 4 5। तो ऐसा बोलना कि इसका आईडी और इसका आईडी सेम है, ये टेक्निकली गलत है। दिस लैंग्वेज इज रॉन्ग। ठीक है, इंस्टेड हमें ये बोलना चाहिए कि सिंस ARR1 का आईडी एंड V डॉट बेस का आईडी आर कमिंग आउट एज सेम वैल्यूज, दैट्स व्हाई ARR1 and V dot base are two different references to the same object inside the memory। ठीक है, तो मेमोरी में बेटा एक अरे टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो ये रहा जो मैंने हाईलाइट किया नीचे रिजल्ट में, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 2 3 4 5 वो एक ही ऑब्जेक्ट है जिसपे अगर तुम ARR1 के नाम से उसको बुलाओगे तो भी वो मिलेगा तुमको, और V डॉट बेस के नाम से बुलाओगे तो भी मिलेगा तुमको। ठीक है, तो V डॉट बेस को अब थोड़ा और क्लियर करता हूं इस चीज को। तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि V डॉट बेस जो है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम अरे दैट इज द ओरिजिनल वन। जब भी सिस्टम में समराइजिंग, जब भी सिस्टम में आप जो है किसी जरिए से जब व्यू क्रिएट करते हैं, व्यू मेथड के जरिए क्रिएट करते हैं, तो उस केस में दरअसल सिस्टम के अंदर वो जो दो अरेज होते हैं, हमारे केस में दो अरेज कौन से हैं? ARR1 और V। ठीक है, सिस्टम में वो जो अरे है V जो स्टोर्ड है वो ओरिजिनल अरे है या उसका मालिक कोई और है, ये इंटरप्रेटर को पता होना चाहिए। ओके। 1 2 3 दिस इज वन अरे। से इस तरीके से मैंने एक अरे बनाया जो मेरे सिस्टम में स्टोर है। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ARR1। देन आफ्टर दैट ARR1 डॉट व्यू करते हुए मैंने एक और अरे बनाया, उस अरे को मैंने नाम दे दिया ARR2 या फिर V, जो आपको ठीक लगे वो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ARR2 करने से दरअसल एक अरे और बन जाएगा जिसके अंदर वही एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। ठीक है, अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ARR1 और ARR2 जो है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे सेव्ड है। इसका अपना आईडी है ID1 करके कुछ भी, और इसका अपना आईडी है ID2 करके। ठीक है, बट अब एक छोटी सी बात है, अगर मान लो कि मैं ARR1 में 1 को अगर 10 बना देता हूं सपोज, क्या ये चेंज नीचे व्यू में रिफ्लेक्ट होगा?
यस सर। यस ठीक है। और अगर मैं AR2 में अगर 2 को 20 बना दूं, क्या ये चेंज ऊपर ओरिजिनल अरे में रिफ्लेक्ट होगा? यस यस सर। बराबर, ये भी हम बिहेवियर तो समझ ही गए। इसका मतलब ये हो गया कि इस अरे को बदलने पर एक और अरे बदलता है, और इस अरे को बदलने पर पहला वाला अरे बदलता है। इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता हो गई है सिस्टम के अंदर, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है। अब डिपेंडेंट हैं को लेकर मैंने आगे बढ़ा, मैंने तुमसे कहा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मान लो कि प्रोग्राम में मेरे पास मुझे एक अरे दिख रहा है ARR2, सपोज मैं एक नया प्रोग्रामर आया और मैंने देखा कि देयर इज एन अरे ARR2 एंड उस अरे के अंदर ये वैल्यूज हैं। आई वांट टू यूज दैट वैल्यू, आई वांट टू यूज दैट अरे, आई वांट टू चेंज इट्स वैल्यू। बट चेंजेस करने के पहले मैं एक जांच लगाऊंगा। वो जांच ये लगाऊंगा कि कहीं इस अरे में किए गए बदलाव ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्राम में या फिर सॉफ्टवेयर में किसी मॉड्यूल के अंदर, पैकेज के अंदर जाकर किसी और अरे को भी बदल दें। तो ऐसा ना हो कि मैं इस अरे के साथ में प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, इस अरे में बदलाव कर रहा हूं और काउंटर पे मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव कर गया किसी और जगह पर। क्योंकि मुझे बीइंग अ न्यू प्रोग्रामर, न्यू डेवलपर, न्यू टू दिस सिस्टम, ये पता ही नहीं है कि ARR2 इज नथिंग बट अ व्यू ऑफ सम अदर अरे। मैंने प्रोग्राम में बड़े बिंदास इस 3 को बना दिया 30, और मेरे प्रोग्राम का हाल फिलहाल जो सिचुएशन था वो संभल गया उससे। लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये 30 जो है उसने ARR1 के अंदर भी 3 को क्या बना दिया 30, और उसकी वजह से कहीं और बिहेवियर में बदलाव आ गए, कुछ और चेंजेस आ गए। तो मैं इस अरे को यूज करने के पहले ये जांचना चाहता हूं, बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, ठीक है, एज पार्ट ऑफ गुड प्रैक्टिस, कि ये जो अरे है जिसको हम प्लानिंग टू यूज, वेदर इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, इंडिपेंडेंट अरे, और इट इज बेस्ड ऑन सम अदर अरे। बेस्ड का मतलब ये किसी का व्यू तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके अंदर बदलाव करने से कहीं और बदलाव आ जाए। तो ये कैसे पता ओके करूं? ये कैसे पता करूं कि इस अरे में बदलाव करने से किसी और में तो बदलाव नहीं आ जाएगा? सेंसिटिविटी कैसे पता चलेगी कि इसको यूज करूं कि नहीं करूं? वो सेंसिटिविटी पता चलेगी एक एट्रीब्यूट से कि ARR2 के साथ में आप जो है क्या प्रिंट करेंगे? बेस प्रिंट करेंगे, मतलब आप एक कंडीशन जांचेंगे ARR2 डॉट बेस, और ये अगर किसी और आईडी से मैच हो गया, हालांकि अभी ये चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, अगर ये किसी और आईडी से चेक हो गया तो उस केस में आप जो है कुल मिला के कंक्लूड करेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन सम अदर अरे एज वेल। राइट इसका और एट्रीब्यूट होना चाहिए v डॉट बेस जो है, जस्ट अ सेक, चलो एनीवेज मेरी सिचुएशन को थोड़ा समअप करने की कोशिश करो, ठीक है। वो एग्जैक्ट मैच नहीं भी होगी तो आप इस बात को समझो कि अगर मान लो कि कोई एक अरे है ना, इसको कंक्लूड करते, ज्यादा नहीं खींचते इसको, कोई भी एक अरे है, वो अरे अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट बना हुआ अरे है, अपना मालिक स्वयं है या फिर उसके पीछे कोई और उसका मालिक बैठा हुआ है और वो केवल उसका व्यू है। ये चीज देखने के लिए हम क्या करते हैं, ARR2 डॉट बेस एंटिटी को यूज करते हैं, और बेस जो है वो ये बताता है, अगर मैंने कहीं ये लिख दिया ARR2 डॉट बेस जो है, इसको अगर मैंने मान लो कि अगर इस कंडीशन से अगर उसके साथ मैच कर दिया तो उसका मतलब ये हो गया कि इसकी मेमोरी लोकेशन और इसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम है या नहीं है। इफ इट रिटर्न्स ट्रू तो दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन ARR1। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस यस नहीं वैसे यार ये बहुत आसान भी हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो, मतलब मैं एक काम करता हूं ना यार, वो कॉपी वाले में एक काम करते हैं, हाँ हाँ डन। इस सिचुएशन में मैंने v डॉट बेस को प्रिंट किया था तो क्या प्रिंट हुआ था बेटा? दी ओरिजिनल अरे, ओरिजिनल राइट। अब एक काम कर रहा हूं, कॉपी वाले प्रोग्राम में मैं उस कॉपी डॉट बेस को भी प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं देखूं कि यार सी डॉट बेस से क्या आ रहा है। अब ध्यान देना कि वहां व्यू नहीं बनाया है, आपको डिफरेंशिएट होगा यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने बनाई है कॉपी नॉट व्यू, देन आई वांट टू प्रिंट कॉपी डॉट बेस, सी डॉट बेस। तो यहां पे क्या रिटर्न हुआ देखो, नन राइट
नन। ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर कर लो आपस में कि जब व्यू बनाया था और वी डॉट बेस प्रिंट किया तो इट प्रिंटेड एन अरे। मुझे नहीं लेना देना कि उसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, बट इट प्रिंटेड एन अरे, राइट। बट जब कॉपी बनाई और वहां से जब बेस प्रिंट किया तो इट रिटर्न नन। बस खत्म। इसी से समझ में आ गया कि जो एंटिटी आप बना के बैठे हो, जैसे यहां वी, दैट इज एक्चुअली not the original array, it is not independent array, it is a view which is based on some other array. ठीक है, and that something is getting displayed as well. While in case of copy, if you are printing its base, it is returning none since it has nothing to do with any other thing. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, इसके साथ जो चाहे वो करो, किसी और के ऊपर इसकी निर्भरता नहीं है। तो वो जो सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने रखी थी, आई विल जस्ट प्रिंट ARR2 डॉट बेस हियर। फाइन, ये लो, ये कहानी खत्म। ARR2 डॉट बेस प्रिंट किया तो ये ओरिजिनल अरे वगैरह किसी को डिस्प्ले कर देगा। जैसे ही यहां से कोई अरे डिस्प्ले हुआ तो ये समझ में आ गया कि यार ये तो किसी पे बेस्ड है, तभी ये कोई ना कोई अरे प्रिंट कर रहा है, राइट राइट। यस। और इस सिचुएशन को अगर मैं यहां पर व्यू की जगह सपोज यहां पर मैंने अगर कॉपी यूज किया होता, तो कॉपी के केस में अगर मैं यहां पर ARR2 डॉट बेस प्रिंट करता तो क्या रिटर्न होता है यहां पर? नन। नन। वो नन का मतलब ही ये हो जाता कि आप जो अरे यूज करना चाह रहे हैं यहां पर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर अरे। आप इसके अंदर कोई भी चेंज करोगे तो किसी और अरे में कोई बदलाव नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दिस अरे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया? ओके। लेकिन इसमें हम जो बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इसमें हम जो बूलियन चेक लगा रहे हैं कि दिस सी डॉट बेस इज ARR1, तो हमको हाँ। मतलब कि पहले एरे का नाम तो पता है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट का नाम पता है हमको। इन केस अगर उसका नेम नहीं पता हो हमको, तो फिर किसका? फर्स्ट एरे का, जैसे ARR1 का हमको नेम पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, मत टेंशन ये लो, रेफरेंस है। मत टेंशन लो। तुम तो तुम्हारी सिचुएशन सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे पास ओके, रिक्वायरमेंट, गॉट इट। तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? तुम्हारे पास अगर रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारा अरे तुम्हें पता है और तुमने उससे व्यू या कॉपी बनाया है और यू जस्ट वांट टू चेक कि उसका बेस जो है वो पुराना अरे है या नहीं, तो तुम इस तरीके से उनके आईडी चेक कर सकते हो। इस मतलब आईडी चेक हो रहा है, इसका आईडी और इसका आईडी सेम है या नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे तो आईडी अलग अलग ही होंगे क्योंकि बेस जो है वो तो डिफरेंट ही है, या फिर है ही नहीं यहाँ तो बेस। राइट। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है गुरु? बेस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि मतलब दरअसल देखो क्या है, इस सिचुएशन में भी अगर मैं बात करूं, आपने दरअसल जब व्यू बनाया था तो व्यू में जब आप बेस की बात करते हैं तो बेस इज नथिंग बट एन अरे, बेस इज ओरिजिनल अरे, ऐसा मान लो आप। ओके ओके। मतलब मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि ARR2 को मैंने ARR1 के व्यू की तरह क्रिएट किया है, और अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं कि ARR2 क्या है, तो तुम बोलोगे ARR2 ये रहा, ARR2 यही है, करेक्ट? राइट। और अगर मैं तुमसे पूछूं ARR2 बेस क्या है, बेस बताओ, बेस, वेयर इज बेस? तो ARR2 बेस इज नथिंग बट दैट इज ARR1, कि वो कौन से अरे पे बेस्ड है। तो इसीलिए ARR2 बेस जो है वो हमारे पास यही है। कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ARR2 डॉट बेस अगर रेफर किया तो ARR2 बेस जो है वो यही वाला अरे है जो आपने पहले बनाया था। ओके ओके, गॉट इट सर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो इसीलिए बेस का आईडी या फिर ARR1 का आईडी मैं प्रिंट करूंगा तो वो दोनों ही केसेस में क्या आएंगे, आईडी हमेशा सेम आएंगे व्हेन यू आर हैविंग व्यूज। ओके। मत करो कॉम्प्लिकेट इसको मत करो, ज्यादा परेशान मत हो। ये बूलियन चेक तुम खुद लगा के देखना। मेरे पास दरअसल मैं यहाँ पे दो वो ले रहा था, ऑब्जेक्ट्स ले रहा था। यहाँ पर मेरे पास v डॉट बेस इज एन ऑब्जेक्ट एंड ARR1 is an object, and what I'm trying to tell here is that ki ARR1 is an original array while v dot base is nothing but what, theoretically view ka base, or view ka base is the original array again. That's why ARR1 only. that's why they are having the same IDs and that's why this will return true. ठीक है, और आपको अगर ये सब चीजें समझ में नहीं आई तो जो मैंने बोला उसको समझ जाओ। क्या कि अगर आप किसी भी एक व्यू को क्रिएट करके अगर आप v डॉट बेस प्रिंट करेंगे तो आपको वो जो है अरे वही एज इट इज मिल जाएगा। काउंटर पार्ट समराइजिंग इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं आखिरी में दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बस वो याद रख लो। क्या कि अगर किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, कोई अरे हमारे पास है, ठीक है,
तो वो अरे जो है क्या वो किसी दूसरे अरे पे डिपेंडेंट है क्या? ठीक है, इसमें चेंज करूंगा तो उसमें भी चेंज आएगा क्या? ये चेंज करने के लिए सिर्फ उसका बेस एट्रीब्यूट एक्सेस कर लो। अगर आपने अरे का नाम डॉट बेस दिया है और अगर मान लो कि उसने कोई अरे रिटर्न कर दिया बेस के तौर पे, तो आप समझ जाओ कि ये व्यू है किसी दूसरे अरे का। और अगर उसने रिटर्न कर दिया नन, तो आप समझ जाओ कि ये किसी का व्यू नहीं है, ये अपने आप में ओरिजिनल है। दैट्स इट। ओके ओके फाइन। ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है इसको बेवजह। चलो छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ नहीं में आ सर, गया? क्लियर है डाउट, क्लियर है डाउट, मतलब क्लियर है concept। ठीक है, बाकी सभी बेटा कंफर्टेबल हैं? कॉपी, व्यू, असाइनमेंट वगैरह जो आखिरी में पढ़ा इन सबसे? Yes, sir. sir. यस सर, बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, इसको वाइंड अप कर रहे हैं आज के सेशन को, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, अब कल शाम को 6 बजे। ठीक है, फाइन, Yes, sir. Okay. ओके, ठीक है, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय।